अध्याय 61। यदि शीर्ष 10 के बीच कोई प्रतियोगिता होती तो वह सबसे बड़े युद्ध मंच पर आयोजित होती, जो हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड के मध्य में होता। किन यून स्टेज नंबर 1 के नीचे खड़ा क्यूई मिलान के खूबसूरत और मनमोहक चेहरे को निहार रहा था। उसे अपने बचपन की वो सारी यादें याद आ गईं जिन्हें वो लगभग भूल ही गया था। जब किसी ने उसकी कमर पर हाथ मारा तभी उसे होश आया। ये उसने एक नकाबपोश आदमी को देखा, लेकिन फिर भी उसने पहचान लिया कि यह यांग शियू था। तुम क्या घूर रही हो? यांग शियुए धीरे से हंसी। उसने सफेद नकाब, सफेद कपड़े और बांस की टोपी पहन रखी थी, जिससे वह अच्छी तरह छिप गई थी। किन यून बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसके चारों ओर लोग थे, इसलिए उसके लिए बोलना असुविधाजनक था। एक रेफरी के शुरू करो। चिल्लाने के बाद क्यूई साम्राज्य की दो राजकुमारियों के बीच लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। क्यूई जू की पहली चाल बेहद क्रूर थी। अगर वो अपना चेहरा नहीं खुजला रही होती तो वो अपने ही चेहरे को लात जरूर मार देती। इस क्रूर चाल ने कई लोगों को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर किन यून घबरा गया। उसे लगा कि अपनी प्रतिद्वंदी के लिए उसकी नफरत बस इतनी ही थी। और तो और वे दोनों राजकुमारी तियान की थीं। केवल वही गहराई से समझ पा रहा था कि शाही कुल में यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। अगर नौयांग आत्मा ने उसकी स्थिति नहीं बदली होती तो शायद उसकी मौत पहले ही भयानक हो चुकी होती। क्यूई मिली लगातार क्यूई जू के हमलों से बचती रही और अपने निचले होंठ को काटती रही। उसका प्यारा चेहरा दुख से भरा हुआ था। क्यूई जू उसकी बड़ी बहन थी, फिर भी उसने उस पर हमला करने के लिए इतना क्रूर युद्ध कौशल इस्तेमाल किया था। क्यूई मिलन के युद्ध कौशल को हर मोड़ पर दबाया जा रहा है। क्यूई जू ने जो भी युद्ध कौशल सीखे हैं वे उसे नियंत्रित करने के लिए हैं। यांग शियुए को भी गुस्सा आया और उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, क्यूई मिलन की माँ एक महल की नौकरानी है और राजकुमारी क्यूई जू की माँ मुख्य शाही उपपत्नी है। वह वेश्या क्यूई मिलन राजकुमारी क्यूई जू से कहीं नीच है, तो क्यूई मिलान एक बदबूदार नौकर की बेटी है। माँ के पास स्वाभाविक रूप से कोई शक्ति नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके युद्ध कौशल इतने अनाड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि क्यूई जू जीतने वाली है। बोलने वाले सभी लोग प्रसिद्ध संप्रदायों के अनुयायी थे। किन यून को ये जानने के लिए पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी कि वे ऐसा क्यों शू को खुश करने के लिए कर रहे थे। भले ही वह राजकुमारी थी, अगर उसकी माँ महल की नौकरानी थी तो महल में उसका दर्जा बहुत कम होगा। इसके अलावा क्यूई मिलियन की माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसके लिए ऐसे माहौल में बड़ा होना पहले से ही बेहद दुर्लभ था। अपनी माँ के बारे में इतने सारे लोगों की बातें सुनकर क्यूई मिलियन का मूड बहुत खराब हो गया और क्यूई जू के इस क्रूर हमले के सामने वह बस इतना ही कह पाए, मैं। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, क्यूई जू की हथेलियां बाहर निकलीं और बर्फ की आंतरिक शक्ति की दो धाराएं जारी हुईं, जो दो निर्दयी और ठंडी तलवारों की तरह थीं, जो क्यूई मेई के शरीर में घुस गईं। क्यूई मिलन ने पहले ही हार मान ली थी, इसलिए उसके पास बचाव का कोई जरिया नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई जू इतनी क्रूर हो जाएगी कि उसे जान से मार डालेगी। जब सभी ने इस मासूम बच्ची को भयंकर बर्फ से उड़ते देखा तो वे मन ही मन आहें भर सके। शाही कुल की लड़ाई में किसी की भी दखलंदाजी करने की हिम्मत नहीं थी, वरना वे सिर्फ ताकतवर सरदारों को ही नाराज करते। किन यून क्रोधित हो उठा और उसने छलांग लगाकर क्यूई मिली को पकड़ लिया, जो द्वंद्वयुद्ध मंच से उड़ गई थी। साथ ही उसने बैंगनी सुनहरी अग्नि की आंतरिक शक्ति की एक गर्म धारा प्रवाहित की ताकि उसकी चोटों को ठीक किया जा सके। क्यूई जू पहले ही युद्ध मंच से नीचे आ चुकी थी और उसने अपनी हथेली से दूरी पर स्थित सुंदर कमल पर हमला किया, जिससे आंतरिक शक्ति का प्रवाह हुआ। किन यून ने जल्दी से विस्फोटक आंतरिक शक्ति का एक गोला बाहर निकाल दिया। क्यूई जू की आंतरिक शक्ति उसके आंतरिक बल द्वारा चकनाचूर हो जाने के बाद आंतरिक शक्ति एक ज्वाला में बदल गई, जिसने क्यूई जू को घेर लिया और उसे दयनीय स्थिति में जला दिया। वह सिर्फ नफरत से ही जा सकती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। इससे पहले क्यूई मिलन ने हमेशा नकाबपोश आदमी पर ध्यान दिया था, क्योंकि वह उसकी निगाह से बहुत परिचित थी। वह किन यून की बाहों में थी और उसकी आंखों में करीब से देख रही थी। जब उसने उसकी गर्म आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यह आप हैं, बड़े भाई यून, क्यूई मिलन ने धीरे से कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गई। क्यूई मिली को गोद में लिए किन यून के उतरने के बाद वह छिपे हुए ड्रैगन मार्शल फील्ड से बाहर निकलकर रहस्यमय पैटर्न पैलेस के मुख्य हॉल में लौट आया। यांग शियू भी उसके साथ लौट आई थी। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हें जल्द से जल्द टॉप 10 में जगह बनानी होगी और उस कुतिया क्यूई जू को सबक सिखाना होगा। नाजुक और आकर्षक क्यूई मिली को घायल होते देख यांग शियू भी गुस्से से भर गया। किन यून के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने सिर हिलाया। उसकी मुठ्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि चरमराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में हर कोई नकाबपोश आदमी और क्यूई मेई के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहा था। जब किन यून वहां पहुंचा तो उसने कई अफवाहें सुनी और भी ज्यादा क्रोधित हुआ। ये सब क्यूई जू ने फैलाया था और उसका इरादा क्यूई मिलान पर बुरा प्रभाव डालना था। जब भीड़ ने देखा कि नकाबपोश आदमी आ गया है तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और बातचीत बंद कर दी। उन्हें डर था कि अगर अखाड़े में नकाबपोश आदमी उनसे मिला तो वह उन पर हमला कर देगा। जैसे ही किन यून आया, उसने तुरंत एक चुनौती जारी कर दी। चुनौती देने वाला तियानजी साम्राज्य का एक शिष्य था। उसका नाम डुहान था और वह 20 साल का युवक था। उसे याद आया कि क्यूई जू की मान्यता प्राप्त करने के लिए डुहान ने युद्ध मंच के नीचे क्यूई मिलियन के बारे में सभी प्रकार की अपमानजनक बातें कही थीं।
डूहान मंच पर गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, नकाबपोश, तुम्हारा और उस छोटी कुतिया क्यूई मिलान का क्या रिश्ता है? मुझे तुम्हारा नकाब उतारना होगा। उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना रेफरी ने जोर से चिल्लाया, शुरू करो। किन युन ने अपनी मुट्ठियों से अपनी आंतरिक ऊर्जा एकत्रित की और तुरंत डूहान के सामने हमला कर दिया। कचरा। किन युन गुस्से से दहाड़ा और दोनों मुट्ठियां कस लीं। पल भर में उसने 10 से ज्यादा मुक्के मारे, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। पलक झपकते ही इस विस्फोटक घूंसे से डूहान पूरी तरह से विकृत हो गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया और उसकी आंतरिक क्यूई भी बिखर गई। देखने वाले सभी लोगों के सिर सुन्न हो गए। डूहान कुछ देर पहले तक ठीक था, लेकिन पलक झपकते ही वह अपंग हो गया। सभी जानते थे कि यह नकाबपोश व्यक्ति का हमला था। डूहान को ले जाने के बाद किम यून ने तुरंत एक चुनौती जारी की और विशेष रूप से तियानजी साम्राज्य के उत्तराधिकारियों का चयन किया। एक बार चुनौती मिलने पर व्यक्ति को मंच पर जाना ही पड़ता था। अगर कोई लड़ना नहीं चाहता था तो उसे मंच पर जाते ही हार माननी पड़ती थी। यदि वे मंच पर नहीं जाते तो उन्हें अनुपस्थित माना जाता और अयोग्य घोषित कर दिया जाता। किम यून द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद क्यूई साम्राज्य के युवा रईसों को लगभग उसी क्षण पीट पीट कर मार डाला गया जब मुकाबला शुरू हुआ। यहाँ तक कि उन्हें हार स्वीकार करो शब्द कहने का भी समय नहीं मिला। एक ही दिन में किम यून ने 1 दर्जन से ज्यादा प्रभावशाली रईसों के बेटों और शिष्यों को अपंग बना दिया। वे मंच से नीचे उतरने में भी असमर्थ थे। ये क्यूई साम्राज्य की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा झटका था। ये एम्पायरियन वंशज वे लोग थे जिन्होंने पहले क्यूई मिली का अपमान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्पायरियन वंशजों ने उसका सामना करते ही सीधे हार मान ली। वे किम यून का सामना करने के बजाय पीछे हटना पसंद करते थे। क्यूई जू ये देखकर क्रोधित हो गई, क्योंकि स्वर्ग के सभी क्यूई शिष्य उसके द्वारा बहकाए गए थे और अब उसके कारण वे सभी अपंग हो गए थे। कुछ दिनों के बाद गुस्से से भरे किम यून अंततः 11वें स्थान पर पहुंच गए। आज उसने टॉप 10 वालों को चुनौती दी। आखिरकार वो टॉप 10 में आने वाला था। 10वें स्थान पर आने वाला व्यक्ति स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के लिन परिवार का सदस्य था। उसका नाम लिन यांग था। हालांकि किन यूं गुमनाम था, लेकिन उसका कोड नाम ड्रैगन स्लेइंग पूरे शाही शहर को हिलाकर रख देने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कई प्रसिद्ध छठे स्तर के मार्शल बॉडी को हराया था। उस समय किन यून सबसे बड़े मुख्य युद्ध मंच पर पहुंच चुका था। उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर एक नकाबपोश व्यक्ति छठे स्तर पर कई लोगों को हराने में सक्षम था। फिर भी वह कभी पराजित नहीं हुआ था। यह अकल्पनीय था। कई लोगों ने महसूस किया कि आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने के अलावा नकाबपोश व्यक्ति की आंतरिक शक्ति मार्शल शरीर के छठे स्तर के बराबर थी। इस स्थिति में अधिकांश मार्शल आत्माओं के पास उच्च श्रेणी की मार्शल आत्मा होगी या कम से कम प्लेटिनम श्रेणी की मार्शल आत्मा होगी। लिन यान गहरे नीले रंग का टाइट सूट पहने मंच पर आए। उनके लंबे और पतले चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। उसने किन यून की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। मैंने तुम्हारा युद्ध देखा है और यह सचमुच बहुत जोरदार है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर है, लेकिन तुम अभी भी उससे बहुत दूर हो। अध्याय 62 छिपे हुए हथियार। पिछले कुछ दिनों में किन यून ने ड्रैगन फोर्जिंग के 6 रूपों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया था। मुख्य कारण ये था कि उसका पिछला प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था, जबकि उसके सामने लिन यांग बहुत शक्तिशाली था। उसे लगा कि इस बार 6 सिंग लॉन्ग स्टाइल्स का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। शुरू करो, रेफरी चिल्लाया। यद्यपि लिन यांग छोटा और पतला था, फिर भी उसकी चाल फुर्तीली थी और उसका हल्कापन का कौशल प्रभावशाली था। वह 1 दर्जन मीटर से अधिक उछला और अपना हमला शुरू कर दिया। उन्होंने जो युद्ध कौशल इस्तेमाल किया वह उंगलियों की तकनीक थी। उनकी उंगली के इशारा करते ही उससे आंतरिक शक्ति की सुई जैसी लहरें निकलती थीं और एक बहुत ही तेज भेदक शक्ति। यदि उस पर उंगली की ऊर्जा से प्रहार होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। लिन यांग ने 10 से ज्यादा उंगलियां बाहर निकालीं जो किन यून को छेद गईं। वे पारदर्शी और रंगहीन थीं, इसलिए नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। किन यून की मानसिकता थोड़ी मजबूत थी, इसलिए वह उंगली के हमले की पारदर्शी लेकिन शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकता था। इस तरह की उंगलियों वाली तकनीक वाकई बहुत शक्तिशाली होती है। ये लगभग किसी छिपे हुए हथियार के इस्तेमाल जैसा है। किन यून लगातार अपने ऊपर हो रहे हमलों से बचकर एक तरफ भाग रहा था। वह लिन यान के पास नहीं जा पा रहा था। युद्ध मंच के नीचे खड़े लोग उंगली के पारदर्शी बल को नहीं देख पा रहे थे। वे सिर्फ किन यून को मंच पर बेतहाशा दौड़ते हुए देख पा रहे थे। जो लोग लिन यांग से परिचित थे वे जानते थे कि यह लिन यांग की सबसे खूबसूरत लड़ाई शैली थी, इसलिए उन्हें यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उन्हें इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी बार चकमा दे सकता था। किन यून ने तुरंत इस स्थिति से निपटने का एक तरीका सोचा। उसने जल्दी से कंपनशील आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि आंतरिक शक्ति उसकी त्वचा और मांसपेशियों में प्रवाहित हो सके। अपने आंतरिक बल से सदमे की लहर की सुरक्षा के साथ वह अब लिन यांग की उंगली ऊर्जा से बच नहीं सका और जल्दी से आगे बढ़ गया। जब लिन यांग ने देखा कि किन यूं अब चकमा नहीं दे रहा है तो वह थोड़ा चिंतित हुआ और तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति उंगली ऊर्जा जारी की। उसने अभी अभी मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर कदम रखा था, इसलिए वह आंतरिक शक्ति से ज्यादा परिचित नहीं था, इसलिए वह आसानी से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और अभी उसके लिए सही समय था। आंतरिक शक्ति द्वारा निर्मित उंगली ऊर्जा पहले की आंतरिक शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी। लिन यान की 10 उंगलियां उछल गईं, उसके हाथों की पीठ की नसें उभर आईं। उसने अपने हाथों में आंतरिक शक्ति का आग्रह किया और इसे अपनी उंगलियों से मुक्त कर एक सुई का रूप दिया जो तेजी से बाहर निकल गई। वह यहाँ है,
जब किन यून को अपनी ओर आती ऊर्जा का आभास हुआ तो उसने झटके की आंतरिक शक्ति को उसकी सीमा तक मुक्त कर दिया। उंगली की ऊर्जा किन यून के शरीर से टकराई, लेकिन कंपन करती आंतरिक शक्ति से बिखर गई। वह हवा के झोंके में बदल गई और बिखर गई। जिस समय लिन यांग घबराया उसी समय किन यून आ गया। मायरियड हॉर्स पाम माउंटेन शेकिंग मुद्रा थी। लगातार 2 चालों में पाम विंड हवा में सीटी बजाती हुई दिखाई दी। 10,000 घोड़ों के ताड़ की शक्ति ने पहाड़ों को हिला दिया। क्यूई की लहर में बदल गया, जिससे लिन यांग जो कुछ मीटर दूर था खून की उल्टी करने लगा और वापस उड़ गया। लिन यांग जमीन पर गिर पड़ा और उछल पड़ा। किन यून को दौड़ता हुआ आता देखकर उसने घबराहट में अपनी छाती से एक काले कपड़े की बेल्ट निकाली। जैसे ही उसने कपड़े की बेल्ट पूरी ताकत से फेंकी, उसका चेहरा क्रूरता से भर गया। ठंडी चमक वाली एक लंबी सुई बाहर निकली। छिपे हुए हथियार। ये वास्तव में एक छिपा हुआ हथियार था और इस प्रकार के छिपे हुए हथियार में आमतौर पर अत्यधिक जहरीला जहर होता था। जब किन यून ने ये देखा तो उसने मुंह के बरसाए। उसने फोजिंग ड्रैगन के 6 रूपों की थंडरक्लैप स्टाइल का इस्तेमाल किया। उसकी मुठियां हथौड़ों की तरह फट रही थीं। उसकी आंतरिक ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे एक ऐसी आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने जहरीली सुइयां उड़ा दी। उसने नियम तोड़े। किन यून ने चिंता से चिल्लाया। हथियारों का इस्तेमाल लड़ाई में किया जा सकता है और छिपे हुए हथियार भी एक प्रकार के हथियार हैं। जैसे ही रेफरी ने ये कहा, वर्तमान रेफरी अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। हथियारों का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण हिडन ड्रैगन इंस्टीट्यूट में तुरंत गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने सावधानीपूर्वक नियमों को याद किया और वास्तव में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि हथियारों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। हालांकि सभी का मानना था कि इस तरह की प्रतियोगिता में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयोजकों ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह किस लिए था। जब लिन यांग ने ये सुना तो उसने अपनी पीठ से 2 तेज छोटी कृपानें निकाली और तेजी से किन यून की तरफ लपका। उसने दोनों कृपानें लहराईं और वार कर दिया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसके पास नजदीकी लड़ाई के हथियार थे और किन यून, जो नजदीकी लड़ाई में माहिर था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। लिन यांग, अगर आप उसे मार देते हैं तो स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य आपको शानदार इनाम देगा। जियो लैंग की बर्फीली आवाज अचानक दूसरी मंजिल पर वीआईपी सुइट से आए। जब लिन यांग ने ये सुना तो उसने किन यून पर और भी हिंसक हमला किया। सबने चुपके से गहरी सांस ली। अगर नकाबपोश ने हार नहीं मानी तो उसे मार दिया जाएगा। हालांकि किसी को भी यह समझ नहीं आया कि स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य का दूसरा राजकुमार जियो लैंग रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति को क्यों मारना चाहता था। लिन यांग ने बढ़त हासिल करने के लिए दोनों ब्लेड इस्तेमाल किए। किन यून को तेजी से हराने के लिए उसने 2 अग्नि तावीज निकाले और किन यून पर फेंक दिए। अग्नि ताबीज चमक उठा और आग की लपटें उठने लगीं तथा भयंकर लपटें उठने लगीं, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। किन यून को जिस चीज से सबसे कम डर लगता था वह थी आग। इसके अलावा लिन यांग ने कमजोर अग्नि तावीज इस्तेमाल किए थे। जब आग की लपटें बुझने ही वाली थीं, लिन यांग तुरंत दौड़कर अंदर आया। उसने सोचा कि किन यून आग की लपटों में जल गया है। अचानक एक आकृति आग की लपटों से बाहर कूद पड़ी। किन यून घायल नहीं हुआ। इसके अलावा उसके हाथ में एक भूतिया सिर वाला चाकू था। उसने लिन यांग का सामना किया जो उस पर हमला कर रहा था और उसे जमकर काट डाला। शुआ ध्वनि के साथ बड़ा ब्लेड गिर गया और ब्लेड क्यूई जो बाहर भेजा गया था एक लहर की तरह उछला। हवा का एक गोला बना जो लिन यांग के शरीर से टकराया। बूम! हवा का गोला फट गया और लिन यांग पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर जख्मों से भर गया और यहाँ तक कि ब्लेड को पकड़े हुए उसकी दोनों हथेलियां भी कट गईं। उसे मार्शल स्टेज से उड़ा दिया गया। वह खून से लथपथ हो गया। उसकी त्वचा और मांस फट गए। हिस टिल्डर टिल्डर टिल्डर। सभी ने ठंडी सांस ली और वे भूतिया ब्लेड चलाने वाले नकाबपोश व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह की ताकत बहुत भयानक थी। सबने आह भरी। लिन यांग, जो 10वें नंबर पर था, वाकई इतनी बुरी तरह हार गया था। अब वह लड़ नहीं सकता था। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि नकाबपोश व्यक्ति ने वास्तव में एक बहुत बड़ा भूत सिर वाला ब्लेड बनाया था। उसके पास जरूर कोई स्पिरिट स्टोरेज वेपन होगा, लेकिन वो मार्शल बॉडी दायरे के सिर्फ 5वें स्तर पर है। ये वाकई बहुत कीमती चीज है। यह नकाबपोश आदमी कहाँ से आया? सभी लोग अनुमान लगाने लगे। भंडारण आत्मा की कलाकृतियां बेहद दुर्लभ और महंगी थीं। मास्टर वेई जैसे शिलालेख गुरु को भी इसे पाने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते थे। आमतौर पर वे वरिष्ठ लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते थे। जियो लैंग और वीआईपी सुइट में मौजूद अन्य लोग भी बहुत ईर्ष्यालु थे, क्योंकि वे सभी अपनी स्वयं की भंडारण आत्मा कलाकृतियों के मालिक बनना चाहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हथियारों और स्पिरिट रून्स का इस्तेमाल करना संभव होगा। नियमों में यह नहीं लिखा था कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। जियाओ लैंग ने नकाबपोश किन यून को ठंडी नजरों से देखा और अपनी मुठियां कस लीं। लिन यांग उनके साथ एक लोकप्रिय व्यक्ति था, फिर भी उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया। वह मन ही मन बहुत दुखी था, मानो उसके मुंह पर तमाचा मारा गया हो। लिन यांग और किन यून के बीच द्वंद्व युद्ध ने कई लोगों को ये बता दिया था कि वे हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। इसके कुछ ही देर बाद अविश्वसनीय रूप से विशाल हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में अनेक युद्ध मंचों से हथियारों के टकराने की तीखी आवाज गूंजने लगी। किन यून और लिन यांग के बीच मुकाबला खत्म होने के कुछ समय बाद ही एक और चौंकाने वाली खबर आई। 5वें स्थान पर रही मेंग फेई लिंग ने चौथे स्थान पर रही किन फैंग को चुनौती दी। जैसे ही यह खबर सामने आई, बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार करने लगे। किन फैंग ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध के मंच पर आ गए।
उन्होंने एक शक्तिशाली चांदी के कवच वाला युद्ध सूट पहना हुआ था। दूसरी ओर मेंग फेइलिंग ने सफेद चड्डी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किन फेंग से जरा भी डर नहीं लग रहा था। मेंग फेइलिंग, किन फेंग, शुरू करो, रेफरी चिल्लाया। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात ये थी कि किन फेंग ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। परिणामस्वरूप उनकी रैंकिंग गिरकर 5वें स्थान पर आ गई। इसके बाद छठी रैंक वाली क्यूई जू किन फेंग को चुनौती देने गई। किन फेंग ने एक बार फिर शुरुआत में ही हार मान ली। फिर उनकी रैंकिंग 6ठे स्थान पर आ गई। 7वीं चुनौती मूल रूप से क्यूई मिलान की थी, लेकिन अपनी चोटों के कारण वह चुनौती स्वीकार नहीं कर सकी और उसने पहले ही अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी थी। किन यूं, जो अभी अभी 10वें स्थान पर आया था, क्यूई मिलान के हटने के कारण 9वें स्थान पर पहुंच गया था। किन फेंग अब 6ठे स्थान पर था और दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। कई लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किन फेंग द्वारा लगातार 2 बार हार स्वीकार करने और अपनी रैंकिंग में तेजी से गिरावट लाने का कारण ये था कि वह जल्दी से किन यून के साथ मुकाबला करना चाहता था। जैसी कि उम्मीद थी, जब किन यूं 8वें स्थान पर जूक वो और 7वें स्थान पर लॉन्ग याओयू को चुनौती देने गए तो दोनों ने तुरंत हार मान ली। इस तरह किन यून 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह किन फेंग को चुनौती दे सकेगा। अध्याय 63 जेड वुल्फ तलवार। 7वें स्थान पर पहुंचने के बाद किन यून ने तुरंत 6ठे स्थान पर मौजूद किन फेंग को चुनौती दे दी। हालांकि किन फेंग ने तुरंत चुनौती स्वीकार नहीं की और चौथे स्थान पर रही मेंग फेइलिंग भी तीसरे स्थान पर रही। ये चानलेई को चुनौती देने जा रही थी। मुख्य लड़ाई मंच जो #1 था, बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था क्योंकि ये चानलेई और मेंग फेइलिंग के बीच लड़ाई होने वाली थी। मेंग फेइलिंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि वह धीरे धीरे मार्शल स्टेज पर उतरी थी। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और हाथ में एक काला चाबुक था। वह बहादुरी से खड़ी थी। पहले तो उसकी आंखें चुलबुली थीं, लेकिन ये चेन को देखते ही वे चील की तरह तेज हो गईं। उसकी युद्ध शक्ति प्लेटिनम ईगल थी, जो ये चैनलेई की गोल्डन थंडर कुल्हाड़ी से एक स्तर ऊपर थी। यही वजह थी कि उसने ये चैनलेई को चुनौती देने की हिम्मत की। ये चेन अपने हाथ में एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी लिए हुए था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति से भरी थीं। ये बहुत डरावना था। किन यून भी उसे गंभीरता से देख रहा था। वह देखना चाहता था कि मेंग फेइलिंग कितनी ताकतवर है। चुड़ैल, तुमने हमारे ये कबीले से थंडर वुल्फ जानवर चुराकर मार डाला। ऐसा मत सोचो कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। आज हम तुम्हें इसकी कीमत चुकाने देंगे। ये चैनलेई दहाड़ा, उसकी आवाज गरजने वाली बिजली जैसी थी। किन यून को तुरंत याद आया कि जब वह मेंग फेइलिंग से मिला था तो उसने उसे राक्षस जानवरों को मारने के लिए आदमियों का नेतृत्व करते देखा था। वह ये परिवार का पालतू जानवर था। ये चैनलेई लगभग 2 मीटर लंबा था। उसका विशाल शरीर और भयंकर मांसपेशियां थीं। उसका पूरा शरीर बिजली की चमक से चमक रहा था। उसके हाथ में पकड़ी विशाल कुल्हाड़ी सुनहरी बिजली की चिंगारियों से फूट रही थी। दहाड़ने के बाद उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराई और एक पागल सांड की तरह मेंग फेइलिंग पर हमला किया। हालांकि ये चैनलेई बड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। वह वास्तव में लिन यांग से थोड़ा तेज था। उन्होंने अपना किंग गोंग प्रदर्शन किया और उनके पैरों की गति और भी अधिक तेज हो गई। शुआ शुआ शुआ। इससे पहले कि ये चेन मेंग फेइलिंग के पास पहुंच पाता, ये चेन ने अपने हाथ में पकड़ी विशाल कुल्हाड़ी को कई बार काटा, जिससे बिजली की कई धाराएं निकलीं। सुनहरी बिजली एक जाल की तरह फैल गई और एक बड़े क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेंग फेइलिंग तुरंत 20 मीटर से अधिक ऊपर हवा में उछल गया। ये चैनलेई के हमले से बचने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंबा कोड़ा घुमाया। पापा। लंबे कोड़े की आंतरिक शक्ति ये चैनलेई के शरीर पर उतरी, जिससे वह गुस्से से दहाड़ उठा। वह बिल्कुल किसी पंछी की तरह फुर्ती से आसमान में उड़ रही थी। इससे कई लोग ईर्ष्या करने लगे। उसके पास ईगल मार्शल स्पिरिट थी और अपनी विशेष विंगों के जरिए वह जल्दी उड़ सकती थी। अन्यथा उसे अपने शरीर को हवा में उठाने के लिए शक्तिशाली आंतरिक शक्ति का उपयोग करने हेतु मार्शल बॉडी के 8वें या 9वें स्तर पर होना पड़ता। ये चैनलेई का बचाव बहुत मजबूत था। उसके हमले जबरदस्त थे और उसकी गति भी धीमी नहीं थी। हालांकि उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो उड़ सकता था। जमीन पर उड़ सकने वाले किसी व्यक्ति को मारना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वह बस आंखें फाड़े देख सकता था। मेंग फेइलिंग एक प्लेटिनम ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी और उसकी आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल थी। उसका हमला भी बहुत तेज था। जैसे ही उसने हवा में अपना चाबुक चलाया, ये चेन बिना तैयारी के पकड़ा गया। किन यून को आखिरकार समझ आ गया कि जियाओ लैंग ने मेंग फेइलिंग को राक्षसी क्यों कहा था। इस तरह की लड़ाई शैली वाकई पागल कर देने वाली थी। कुछ ही देर बाद ये चैनलेई का शरीर भयानक कोड़ों के जख्मों से भर गया। उसकी बाहरी चोटें न सिर्फ बेहद गंभीर थीं, बल्कि अंदरूनी चोटें भी काफी गहरी थीं। चुड़ैल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये चैनलेई की दहाड़ वज्रपात जैसी थी। मजेदार बात ये थी कि उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी मेंग फेइलिंग ने पहले ही युद्ध के मंच पर पटक दी थी। ये चैनलेई ने हवा में खड़े मेंग फेइलिंग का सामना किया और मुंह के बरसाए। बिजली और तेज गड़गड़ाहट की आंतरिक शक्ति बेतरतीब ढंग से हवा में उड़ी, लेकिन मेंग फेइलिंग ने उसे टाल दिया। पाह पाह पाह। मेंग फेइलिंग ने अपना लंबा चाबुक मारा और अपनी सबसे तेज क्यूई से ये चेन के शरीर पर वार किया। जब चाबुक लगा तो क्यूई उछल पड़ी और खून चारों तरफ फैल गया। मैं मानता हूँ, ये कहकर ये चैनलेई गुस्से में युद्ध मंच से उतर गया।
उसके शरीर पर लगे जख्म दिल दहला देने वाले थे। शुरू से ही सभी लोग मोटे तौर पर बता सकते थे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसलिए वे ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन यह मेंग फी लिंग द्वारा इस्तेमाल की गई उड़ान तकनीक के कारण था। परिणामस्वरूप मेंग फी लिंग को तीसरा स्थान मिला। उससे ऊपर वाले थे जियाओ लैंग और जियाओ यूमेई। वे दोनों बहुत ताकतवर थे, इसलिए उसने लड़ना जारी नहीं रखा। यदि वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो वे तीसरे को भी बचाने में सक्षम नहीं होंगे। शीर्ष 3 बहुत मजबूत थे और नीचे के लोगों के लिए इसे पूरा करना बहुत कठिन होगा। दूसरी ओर ये चैनल ए बुरी तरह घायल हो गया था। घायल होने पर भी वह मुश्किल से ही अपनी स्थिति बनाए रख पा रहा था। जब तक वह शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है, भले ही वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर पाए, उसे मिलने वाला इनाम बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार ड्रैगन स्लेइंग और किन फैंग के बीच मैच का था। किन फैंग तियानाकिन साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था और उसे सार्वजनिक रूप से स्वर्गीय किन साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली राजकुमार माना जाता था। सबसे शक्तिशाली युवराज किन जिंगफेंग थे, जबकि तीसरे स्थान पर किन युन थे। किन युन ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में धैर्यपूर्वक किन फैंग के जवाब का इंतजार किया। जब वह इंतजार कर रहा था, अचानक एक चौंकाने वाली खबर आई। वह तियानाकिन का युवराज था। वह किन फैंग का मैच देखने यहाँ आने वाला था। युवराज किन जिंग फैंग के पास दुर्लभ 6 मेरिडियन थे और उन्हें स्काई प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अब जब वे स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल से लौट आए थे तो कहा गया कि वे मार्शल बॉडी के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। किन जिंगफेंग और किन फैंग की मां चचेरी बहनें थीं और उनके बीच अच्छे संबंध थे। इस प्रकार किन जिंगफेंग और किन फैंग के बीच अच्छे संबंध थे। खबर अभी आई ही थी कि किसी ने चिल्लाकर कहा, स्वर्गीय किन का राजकुमार आ गया है। उसकी शक्ति का प्रदर्शन छोटा नहीं है। किन युन द्वंद्व मंच पर खड़ा था जब उसने देखा कि बहुत से लोग प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने बैंगनी रंग का मुकुट, सुनहरा लबादा और सुनहरे लाल रंग का कीमती कवच पहना हुआ था। वह बेहद घमंडी और खतरनाक लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे से तीक्ष्णता झलक रही थी। ये तियानाकिन का युवराज किन जिंगफेंग था। जब किन युन ने किन जिंगफेंग को देखा तो वह अंदर से क्रोधित हो गया। उसकी एक आत्मा शिरा को निकालकर किन जिंगफेंग के शरीर में डाल दिया गया। किन जिंगफेंग युवराज थे और उनकी सगाई जियाओ यू लैन से होने वाली थी। मार्शल दाव में उनकी प्रतिभा स्वर्गीय किन साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ थी और निस्संदेह वे स्वर्गीय किन के भावी सम्राट थे। इसलिए जब प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्यों ने उन्हें देखा तो वे सभी उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। अगर यह उसकी योग्यता होती तो किन जिंगफेंग की तुलना जियो यू लैन से नहीं की जा सकती थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। आखिरकार स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य ने शादी करने का फैसला कर ही लिया था, तो कोई गलती नहीं थी। किन जिंगफेंग अभी अभी आए थे कि किसी ने उनके लिए एक शानदार कुर्सी लाकर बैठा दी। वह मुख्य द्वंद्व मंच के नीचे से देखना चाहता था। जियो लैंग और वीआईपी कमरे में मौजूद अन्य लोग भी नीचे आए और किन जिंगफेंग का अभिवादन किया। केवल जियो यू मेई और मेंग फी लिंग नहीं आए। किन जिंगफेंग मुस्कुराया और अपनी म्यान से एक तेज तलवार निकाली, जिससे एक तीखी आवाज निकली। एक नजर में ही कोई यह बता सकता था कि यह एक अच्छी तलवार है, एक आत्मा कलाकृति। उसने तलवार किन फैंग को दी और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, इस तलवार का नाम जेड वुल्फ तलवार है। यह जेड वुल्फ तलवार स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल में मुझे मिला एक पुरस्कार है। इसे अपने पास रखो और इसे अपने पास रखो। किन फैंग को सुखद आश्चर्य हुआ। जेड वुल्फ तलवार पाकर उसने जल्दी से धन्यवाद दिया। यह एक निम्न श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी और यह बहुत प्रसिद्ध भी थी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान यह और भी प्रबल शक्ति प्रकट कर सकती थी। जब उन्होंने किन फैंग को जेड वुल्फ तलवार प्राप्त करते देखा तो हर कोई गुप्त रूप से ईर्ष्यालु हो गया। एक प्रसिद्ध निम्न कोटि का आध्यात्मिक अस्त्र अत्यंत दुर्लभ था। ये जानना जरूरी था कि प्रसिद्ध संप्रदायों के कई अनुयायियों के पास केवल आधा आध्यात्मिक अस्त्र ही होता था। ये हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदर्शित होने वाली पहली आत्मा कलाकृति है। ये तलवार वाकई बहुत खूबसूरत है। मास्क को नुकसान होगा। हाँ, वो वाकई बदकिस्मत है। पहले भी उसने इतनी घमंड से किन फैंग को भड़काने की हिम्मत की थी। अब जबकि किन फैंग के पास एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, वो उससे कैसे बचाव करेगा। हालांकि उसके पास एक स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, वो मार्शल आर्ट्स में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और न ही ज्यादा काम का होगा। किन जिंगफेंग हल्के से हंसे, शाही भाई, इस तलवार के साथ आप निश्चित रूप से हिडन ड्रैगन रैंक में पहला स्थान हासिल करने में सक्षम होंगे। बेशक। किन फैंग गर्व से मुस्कुराया और फिर हल्के से उछलकर युद्ध मंच पर उतरा। अध्याय 64 थंडरक्लैप। किन फैंग के पास एक आध्यात्मिक हथियार था। न सिर्फ किन यू पर दबाव था, बल्कि जियाओ लैंग पर भी काफी दबाव था। अगर किन फैंग ने हमला जारी रखा तो उसे, जियो लैंग को, अंत में किन फैंग का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जियाओ लैंग स्काईहाउल का दूसरा राजकुमार था, उसके पास कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं था। इस प्रकार की महान शक्ति में उन्हें आध्यात्मिक साधनों के लिए स्वयं ही संघर्ष करना पड़ा। युद्ध के मंच पर किन फैंग की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। किन युन ने उनकी कलाई पर चोट पहुंचाई थी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी रैंकिंग कम करने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसके अलावा वह जियो यू मेई की प्रशंसा प्राप्त करना चाहता था। किन फैंग ने जेड वुल्फ तलवार को हल्के से हिलाया, जिससे प्रकाश का एक विस्फोट हुआ और तलवार की फुर्तीली गूंज उठी। तलवार पर बने स्पिरिट पैटर्न सफेद रोशनी से चमक रहे थे और साफ दिखाई दे रहे थे। स्पिरिट पैटर्न की जटिलता से पता चल रहा था कि यह एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट पैटर्न था।
उसने किन यूं के बर्फ जैसे ठंडे काले मुखौटे को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा मुखौटा तोड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितनी शर्म है। शुरू करो, रेफरी चिल्लाया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, किम यून ने पहला हमला किया। जैसे ही आग की आंतरिक शक्ति बड़े ब्लेड में घुसी, उसने भूत के सिर वाली कृपाण को जोर से काट डाला। गर्म हवा के दबाव से ब्लेड का शरीर लाल हो गया। स्वूश, भूत के सिर वाला ब्लेड हवा में चीरता हुआ सीटी की आवाज के साथ बाहर निकला। ब्लेड की क्यूई जो फूटी, बार बार गर्जना कर रही थी। सिर पर इतने बड़े घाव के साथ उनका रौबदार अंदाज वाकई लाजवाब था। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। किन फैंग के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। उसकी स्नो विंड मार्शल स्पिरिट स्नो विंड की आंतरिक ऊर्जा को मुक्त करके उसे जेड वुल्फ तलवार में डाल सकती थी। इससे हड्डियों को चीर देने वाला बर्फीला तूफान निकल सकता था। उसने धीरे से अपनी तलवार लहराई और आने वाले गर्म कृपाण क्यूई का स्वागत किया। सबने अपनी सांस रोक ली। टकराना, तलवार और कृपाण में टक्कर हुई। बर्फ और आग में प्रतिस्पर्धा हुई। युद्ध मंच पर बर्फ और आग तुरंत स्वर्ग तक पहुंच गई। विशाल युद्ध मंच ठंडी हवा से ढका हुआ था, जिससे बर्फ की एक परत बन गई थी। जैसे ही किम यून को दर्जनों मीटर पीछे धकेला गया, धुंध छट गई। उसका शरीर बर्फ और हिम से ढक गया, जबकि भूत के सिर का ब्लेड बर्फ की मोटी परत से ढक गया। ये कहना जरूरी था कि किन फैन की आंतरिक शक्ति अब भी ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर था। इसके अलावा जेड वुल्फ तलवार के जरिए उसकी आंतरिक शक्ति में काफी इजाफा हुआ था। यह आत्मा खजाने की शक्ति थी। काचा तारांकन, फैंटम हेड ब्लेड पर जमी बर्फ अचानक टूट गई। फिर ब्लेड भी बर्फ के पीछे चला गया और टूटकर जमीन पर गिर गया। किसी को ये जानना था कि भूत ब्लेड भी एक आधा आत्मा कलाकृति थी, लेकिन यह वास्तव में कई छोटे टुकड़ों में बदल गई थी। जब मंच के नीचे खड़े लोगों ने ये देखा तो वे तुरंत चिल्ला उठे, काश उनके पास भी ऐसी ही एक आत्मा तलवार होती। यह जेड वुल्फ तलवार की शक्ति है। जैसा कि एक आत्मिक हथियार से अपेक्षा की जाती है, काश मेरे पास भी एक होता। स्वर्ग के राजकुमार किम ने खुद इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। अगर तुम इतनी प्रसिद्ध तलवार खरीदना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 10 लाख क्रिस्टल सिक्के तैयार करने होंगे। ईर्ष्या के अलावा बाकी सभी लोग केवल ईर्ष्या ही महसूस कर सकते हैं। किन जेंगफेंग को दूसरों की प्रशंसा पसंद आई। वह जोर से हंसा और चिल्लाया, शाही भाई, इसका फायदा उठाकर उससे छुटकारा पालो। किन फैंग तुरंत उड़कर आया और उसने अपना हाथ उठाकर तलवारों की एक तेज बौछार पैदा कर दी। इससे किन यून के पास लगातार बचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बिना हथियार की स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई। सबका मानना था कि युद्ध का नतीजा पहले से ही तय था। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि किन यून कैसे हारता है। किन जेंग फैंग गर्व से हंसे, सब लोग ध्यान से देखो, मेरा दूसरा शाही भाई हमारी सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक किनलिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यह एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट है। उच्चतर स्पिरिट स्तर की तलवारबाजी तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं और मुट्ठी और पैर की तकनीकें भी काफी थीं। हथियार वगैरह अत्यंत दुर्लभ थे। किन फैंग ने किनलिंग तलवार कला का प्रदर्शन करने के बाद अचानक फुर्तीला हो गया। उसकी गति और आंतरिक शक्ति दोनों में बहुत वृद्धि हुई थी। जैसे ही उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, तलवार की आवाज भेड़िए जैसी थी। रोशनी और परछाई गायब हो गईं और हवा और बर्फ चीखने लगे। ये कहा जा सकता है कि उसने जेड वुल्फ तलवार और किन जेंग फैंग की तलवारबाजी दोनों का अपनी सीमा तक इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि किन जेंग फैंग भी उनकी तारीफ कर रहा था। मंच के नीचे खड़े कई वरिष्ठ लोग भी जयकार करने लगे। किन यून बर्फीले तूफान की तलवारों की परछाइयों में घिरा हुआ था। उसके लिए इस हमले से बचना नामुमकिन था। किन फैंग ने किनलिंग तलवार कला का प्रदर्शन जारी रखा, जिससे युद्ध का मंच बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गया। उसके लिए अंदर की स्थिति को साफ साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। नतीजा तय हो गया है। जियाओ लैंग हल्के से मुस्कुराया, किन फैंग वाकई बहुत ताकतवर है। मुझे आश्चर्य है कि उससे लड़ने में मेरे पास कितना मौका है। भाई जियाओ, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। नकाबपोश व्यक्ति मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर ही था। इसके अलावा उसके मार्शल कौशल साधारण थे और उसके पास कोई अच्छी अर्ध आत्मा कलाकृति नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह दबा हुआ था। और तुम मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे स्वर्गीय दहाड़ शाही परिवार के मार्शल कौशल हमारे तीनों राज्यों में सबसे उत्कृष्ट हैं। किन जेंगफेंग हंसा, मैं सचमुच तुम्हारे और मेरे शाही भाई के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, युद्ध मंच से हथियारों की टकराने की तेज आवाज गूंज उठी। टकरा जाना, तारांकन, मार्शल स्टेज पर जमी बर्फ गर्मी की लहर के कारण फट गई और जमीन पर जमी बर्फ तुरंत पिघल गई। उन्होंने देखा कि किन यून ने एक जलते हुए हथौड़ा को उठाया और अपने गले पर हो रहे घातक प्रहार को रोक दिया। नकाबपोश आदमी के पास असल में एक हथियार था। वह था एक हथौड़ा। तलवार के इतने शक्तिशाली प्रहार को रोकने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि हथौड़ा कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये किन यून द्वारा गढ़ा गया एक हथौड़ा था जिसे निम्न श्रेणी के अस्थि स्टील से बनाया गया था। इसकी ताकत जेड वुल्फ तलवार से कम नहीं थी। जियाओ लैंग ने देखा कि नकाबपोश आदमी हारा नहीं है, तो वह मन ही मन खुश हुआ। यह नकाबपोश आदमी मार्क्स हॉल का एक लोहार है। उसके पास एक अच्छा हथौड़ा होना कोई अजीब बात नहीं है। किन यून ने अपना हथौड़ा जोर से हिलाया। बिजली की गड़गड़ाहट की तरह बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ हथौड़ा जमीन पर आ गिरा। एक नज़र में ही कोई यह बता सकता था कि यह एक उच्च कोटि की हथौड़ा तकनीक थी।
ड्रैगन की फोजिंग मुट्ठी की 6 शैलियां सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल विंस्लेशर तकनीक से संशोधित की गई थीं। इसे सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट भी माना जा सकता है। ये किनलिंग तलवार कला से जरा भी कमतर नहीं थी। किन फेंग पहले से ही वज्र की गति से स्तब्ध था। वह मन ही मन भयभीत था, फिर भी उसने सहज ही उसे रोकने के लिए अपनी तलवार घुमा ली। बूम! हथौड़ा ज़ेड वुल्फ तलवार की धार पर लगा और चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे लाल लोहा गड़ा जा रहा हो और तलवार पर हथौड़े के प्रहार की आवाज गड़गड़ाहट जैसी धीमी थी। किन फेंग का हाथ, जो तलवार पकड़े हुए था, इतना कांप गया कि उसमें दर्द होने लगा। उसका दिल दहशत से भर गया। उसने हथौड़े से ऐसी भयंकर तकनीक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ये शेकिंग थंडर स्टाइल था, ड्रैगन टेम्परिंग आर्ट का पहला कदम। अपनी दोलनशील मार्शल स्पिरिट को छुपाने के लिए किन युन ने दोलनशील आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने तो बस अपनी दूसरी आंतरिक शक्ति की आंतरिक शक्ति उधार ली थी। उनकी प्रबल आंतरिक ऊर्जा इस चाल को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थी। फोजिंग ड्रैगन फॉर्म 2 चीजा। जब दूसरा हथौड़ा गिरा तो वह एक प्रचंड वज्र की तरह था, जिसमें एक राजसी आभा थी। हथौड़े के नीचे जटिल कीमिया पैटर्न और भी अधिक चमकदार और अविश्वसनीय रूप से गर्म थे। धमाका! एक चिंगारी की तरह लपटें फूट पड़ीं। ज़ेड वुल्फ तलवार वास्तव में झुकने। ये दृश्य देखकर किन जेंग फेंग का चेहरा बदल गया। सब लोग ऐसे स्तब्ध थे मानो पत्थर की मूर्तियां हों। ज़ेड वुल्फ तलवार का घुमावदार हिस्सा थोड़ा लाल था, मानो उसे जला दिया गया हो। थंडर ट्रेमर स्टाइल। किन यून ने अपने हथौड़े से फिर वार किया। घबराहट में किन फेंग हमले को रोकने के लिए केवल थोड़ी मुड़ी हुई ज़ेड वुल्फ तलवार का ही इस्तेमाल कर सका। बूम! एक और चौंकाने वाली गड़गड़ाहट हुई। जब हथौड़ा नीचे गिरा तो उसमें से और भी चिंगारियां निकलीं। ज़ेड वुल्फ तलवार पूरी तरह से 2 टुकड़ों में टूट गई और जहां वह जली थी वह जगह लाल हो गई। फोजिंग हथौड़े से तलवार तोड़ने के बाद किन यू ने किन फेंग की छाती पर वार किया। किन फेंग की छाती पर चोट लगने के बाद वह जोर से चिल्लाया। उसके कपड़ों में आग लगने के कारण उसकी छाती पर झुलसने का निशान रह गया। ये कीमिया के निशान हैं, आत्मा का वह स्वरूप जो अग्नि की आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है और गर्मी को 1 गुना बढ़ा सकता है। यह आधा स्पिरिट ट्रेजर का हथौड़ा है। इसमें कम ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर जैसी आंतरिक शक्ति है। सुनहरी नक्काशी की कीमिया बहुत भयानक है। मार्शल आर्ट क्षेत्र के कुछ अधिक जानकार लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। अध्याय 65 जानवर की खाल आत्मा का प्रतीक। इतना घमंडी मत बनो। जब किन जिंगफेग ने अपनी ज़ेड वुल्फ तलवार को टूटते देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसका चेहरा भयावह रूप से ठंडा पड़ गया और वह बिल्कुल उस दुष्ट रानी जैसा दिखने लगा। वह तुरंत आगे बढ़ा और किन यून पर मुक्का मारा। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और रेफरी इसे रोकने में बहुत देर कर चुका था। किन जिंगफेंग की मुट्ठी की शक्ति ने प्रहार किया, जिससे मंच पर पत्थर की टाइलें टूट गईं। जब किन यून को इसका आभास हुआ तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हवा में लटके किन जिंगफेंग पर मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसने तेजी से अपने थंडर पैटर्न ब्रेसेस का इस्तेमाल किया, जिससे बिजली का एक मोटा बोल्ट निकला, जिसने किन जिंगफेंग की मुट्ठी पर भयंकर प्रहार किया। किन जेंग के मुक्के ने किन यून को बुरी तरह मारा था, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं। उसने मुंह भर खून थूक दिया। नियम तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डुआन गान की गुस्से भरी आवाज में एक दबंग आभा थी। डुआन कियान ने दूर से क्यूई की एक लहर छोड़ी जो किन जेंग फेंग के शरीर से टकराए, जिससे वह डोजो से बाहर उड़ गया। इसके बाद क्रोधित डुआन कियान धीरे धीरे युद्ध के मंच पर उतरा। उसने जल्दी से एक चमकती हुई गोली निकाली और किन यून के मुंह में रख दी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जोर से सांस ले। जो राजकुमार तियानकिन को उड़ा सकता है वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। कई लोगों ने पहचान लिया कि यह रहस्यमय पैटर्न पैलेस के महानिदेशक डुआन गान थे। बुरी तरह घायल किन फेंग को डुआन कियान ले गया। किन जेंगफेंग को दरवाजे से बाहर उड़ा दिया गया और वह बहुत ही दयनीय हालत में वहां से चला गया। कहा जा सकता है कि उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी थी, अपनी ज़ेड वुल्फ तलवार खो दी थी और नकाबपोश आदमी से दिल से नफरत करता था। एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ड्रैगन हत्या विजेता। छिपे हुए ड्रैगन रैंक के 6ठे रैंक पर पदोन्नति। भीड़ ने तभी बोलने की हिम्मत की जब उन्होंने डुआन कियान को किन यून को ले जाते देखा। किन जेंग फेंग घायल नहीं हुआ था, वह केवल उड़ गया था। आखिरकार वह तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक प्रतिभाशाली छात्र है। रहस्यमय पैटर्न हॉल के मुख्य पर्यवेक्षक को भी इस पर संदेह है। फिर भी ये बहुत शर्मनाक है। और तो और उसकी ज़ेड वुल्फ तलवार नष्ट हो गई है। मुझे कहना होगा वह नकाबपोश आदमी सचमुच अद्भुत है। शायद वह एक पुराना लोहार है। उसकी हथौड़ा चलाने की कला वाकई बहुत अच्छी है और उसके पास एक कीमिया फोजिंग हथौड़ा भी है। सभी स्पिरिट टैटू में से कीमिया प्रिंट सबसे दुर्लभ माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि बहुत कम शिलालेखकार थे जो कीमिया टैटू को समझते थे। यहाँ तक कि मास्टर वेई को भी किसी से इन्हें खुदवाने के लिए कहना पड़ता था। डुआन कियान किन यूं के कीमिया चिन्हों से सबसे ज्यादा हैरान था। आत्मा चिन्हों का स्तर जितना ऊंचा होता, उनकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती। तथ्य ये है कि एक फोजिंग हथौड़ा ज़ेड वुल्फ तलवार को तोड़ सकता है, इसका मतलब है कि कीमिया रून्स बहुत उच्च ग्रेड के थे। कुछ ही दिनों की छोटी सी अवधि में हिडन ड्रैगन रैंक में बहुत बदलाव आ गया था। पहले से 6ठे तक वे जियो लैंग, जियो यू मेई, मेंग फीलिंग, ये चैनलेई, क्यूई जू और किन यून थे। सबसे खुश इंसान कोई और नहीं बल्कि जियाओ लैंग था। किन फेंग, जिसके पास पहले ज़ेड वुल्फ तलवार थी, उसका सबसे बड़ा खतरा था। हालांकि अब वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था और ज़ेड वुल्फ तलवार नष्ट हो चुकी थी।
हालांकि इस समय एक सफेद मुखौटा पहने नीले कपड़े वाली लड़की ने अचानक घोषणा की कि वह चैंपियन जियो लैंग को चुनौती देने जा रही है। प्रथम स्थान को चुनौती देने की योग्यता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति केवल जियो यूमेई था, जो दूसरे स्थान पर था। जियो यूमेई हमेशा से ही नकाब पहने रहती थी और यह बात जगजाहिर थी। सभी को इस बात का बहुत अफसोस था कि वे इस प्रतिभाशाली लड़की की एक झलक भी नहीं देख पाए। जियाओ लैंग अब और खुश नहीं रह सका। वह लगभग भूल ही गया था कि जियाओ यूमेई अभी भी मौजूद है। जियाओ यूमेई केवल 14 वर्ष की थी और पहले से ही मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। इसके अलावा उसकी मार्शल स्पिरिट बेहद रहस्यमयी थी, इसलिए स्काईशिट के दूसरे राजकुमार होने के बावजूद उसे इसके बारे में पता नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे। देखने के लिए एक और अच्छा शो होने वाला था। किन यून हॉल ऑफ वंडर्स के स्वीट में बिस्तर पर बैठा था और बिस्तर पर दयनीय क्यूई मिली को देख रहा था। यांग शीशी द्वारा उसकी चोटों के उपचार के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के बाद उसकी चोटें पहले ही स्थिर हो चुकी थीं। बड़े भाई यून, अब मैं ठीक हूँ। क्यूई मिलन के थके हुए चेहरे पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। आपको फिर से देख पाना मेरे लिए इतने सालों में हुई सबसे खुशी की बात है। किन यून मुस्कुराया और उसके प्यारे चेहरे को सहलाया। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। जब क्यूई मिलन ने किन यून की धीमी और कमजोर आवाज सुनी तो उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं और चिंता से पूछा, भाई यून, क्या आप घायल हैं? किन यून तुरंत मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे कुछ मामूली चोटें आई हैं। कोई बात नहीं। उसने डुआन कियान द्वारा दिया गया अमृत खाया और शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। किनारे खड़े होकर यांग शियुए ने किन यून से कहा, जियो यूमेई जियो लैंग को चुनौती दे रही है। क्या तुम देखोगे? ये दोनों तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी बनेंगे। बिग ब्रदर यूं की वर्तमान रैंकिंग क्या है? क्यूई मिलन का प्यारा चेहरा चिंता से भरा हुआ था, क्योंकि वह युद्ध मंच पर लड़ाई की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ थी। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, छठी। छोटी मेई लियान, आराम करो। मैं हिडन ड्रैगन डोजो पर एक नजर डालूंगा और जल्द ही 5वीं रैंक वाली क्यूई जू को तुम्हारा बदला लेने के लिए चुनौती दूंगा। यांग शियू बिस्तर पर बैठ गई। क्यूई मिली के बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, कुछ और उपचारों के बाद तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। गुरुजी, धन्यवाद। किन यून अपने दिल में केवल इस दयालुता को याद कर सकता था। तुम्हें मेरे साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में जाओ और देखो। यांग शियुए ने धीरे से हंसते हुए कहा। छिपे हुए ड्रैगन का युद्ध क्षेत्र रहस्यमय निशानों के महल के मुख्य हॉल से ज्यादा दूर नहीं था। जल्द ही किन यून वहां पहुंच गया। जैसे ही वे अखाड़े में दाखिल हुए, उन्होंने मुख्य युद्ध मंच पर दो लोगों को देखा। वे थे जियाओ लैंग, जो एक हिमसिंह पर सवार था, और जियाओ यूमेई, जिसने एक मुखौटा पहना हुआ था। तुम एक राक्षस जानवर की सवारी कर सकते हो। रेफरी ने उसे नहीं रोका, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मादरचोद, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ तुम मनमौजी होकर राक्षस जानवरों पर सवार हो सकते हो। ये बहुत अन्याय है। ये हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता मूल रूप से उनके लिए आयोजित की गई थी। वे सभी प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र हैं, इसलिए नियम स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में हैं। किन यून मन ही मन हैरान था, क्योंकि जियाओ लैंग का स्नो लायन 7वीं श्रेणी का राक्षसी जानवर था। वह बहुत शक्तिशाली था। मैं हार मानता हूँ, जियाओ लैंग अचानक चिल्लाया। नतीजा ये हुआ कि हर कोई मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी तो उन्होंने मुकाबला भी नहीं किया था कि पहले स्थान पर मौजूद जियाओ लैंग ने हार मान ली। हालांकि भीड़ ने यह नहीं कहा कि जियाओ लैंग मंच से डरता था। आखिरकार वह बहुत ताकतवर था और उसके पास एक स्नो लायन भी था। हालांकि उनकी प्रतिद्वंद्वी उनकी बहन जियाओ यूमेई थी। यदि उसने प्रतियोगिता में गलती से जियो यूमेई को घायल कर दिया तो न केवल स्काई रोअर इंपीरियल परिवार उसे दंडित करेगा, बल्कि उसकी बहन जियो यूलैन भी उसे नहीं छोड़ेगी। किन यून अभी अभी पहुंचा था और उसने देखा कि युद्ध समाप्त होने वाला है। वह जल्दी से माकंग हॉल में लौट आया। डुआन कियान से उसकी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए 1 घंटे का समय मांगा। फिर वह आग और गड़गड़ाहट के ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर देगा। देर सवेर उसे जियाओ लैंग का सामना करना ही था। दूसरे पक्ष के पास एक बर्फीला शेर था जिससे निपटना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे तैयार रहना था। डुआन कियान किन यून के उस कमरे में आया जहां तावीज बनाए जाते थे और बोला, तुम्हारे पास उच्च श्रेणी के आत्मा टैटू हैं। तुम जानवरों की खाल से तावीज बना सकते हो और उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या जानवरों की खाल से ताबीज बनाना मुश्किल होगा? किन यून हमेशा से इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि इसमें बहुत समय लगेगा। उसके पास बहुत सारी जानवरों की खालें थीं। डुआन कियान ने जानवर की खाल से बना आत्मा का ताबीज निकाला और मुस्कुराया। तावीज बनाने के लिए आप नक्काशीदार चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जानवर की खाल से बने आत्मा के टैटू बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब किन यून ने जानवर की खाल से बने आत्मा के ताबीज को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। खुद एक ताबीज बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगता है कि इससे मनचाहा असर नहीं होगा तो तुम कागज के ताबीज बना सकते हो। डुआन कियान के जाने के बाद किन यून ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। यांग शियुए जानवर की खाल काटने में मदद करने के लिए आ गया। अध्याय 66 लहर का प्रकोप। किन यून ने पशु त्वचा से बना आत्मा तावीज बहुत सफलतापूर्वक बनाया। ये कागजी तावीज बनाने से थोड़ा ही ज्यादा समय लेता था, लेकिन पशु त्वचा से बने तावीज की ताकत कागजी तावीजों से कहीं ज्यादा थी। जानवरों की खालों पर नक्काशी करने से पहले उन्हें उपचारित करना जरूरी था। ये सब यांग शियू ने किया। उसने जानवरों की खालों से निपटने के लिए अपनी 9वीं मार्शल बॉडी लेवल की आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और इसका असर सबसे अच्छा रहा। गुरुजी, जियाओ यूमेई की मार्शल स्पिरिट क्या है? जियाओ यूमेई एक बहुत बड़ा खतरा था।
अगर वह थोड़ा समझ पाता तो कुछ हद तक मदद मिल जाती। इन दोनों बहनों की मार्शल आत्माएं बहुत रहस्यमयी हैं। कहा जाता है कि उनके माता पिता भी इसके बारे में नहीं जानते। यांग शियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं खुद को उजागर नहीं करती तो बहुत से लोग मेरी मार्शल आत्मा को नहीं जानते। किन यून की दोलनशील मार्शल आत्मा भी छिपी हुई थी। दूसरे लोग नहीं जानते थे कि उसकी अपनी मार्शल आत्मा युद्ध में उन्हें आश्चर्यचकित कर सकती है। जियो यू मेई की प्रतिभा भी भयानक है। उसे ब्लैक लेवल मार्शल हाउस द्वारा क्यों नहीं चुना गया? किन यून इस बात से बेहद हैरान था। यांग शियू ने किन यून को जानवरों की खालों का एक ढेर दिया और धीरे से आह भरी। उसे ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी ने सीधे चुना है और उसे अकादमी की शर्तों से सहमत होना होगा। शायद वह उन शर्तों से सहमत नहीं होना चाहती। किन यून को अचानक अंदाजा हुआ कि यांग शियुए शायद इन परिस्थितियों से बंधी हुई होगी, वरना वह हुआ लिंग वो अकादमी में शिक्षिका बनने नहीं आती। उसने धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, क्या तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल ने आपको इतने सारे लोगों के सामने अपनी मार्शल आत्मा को उजागर करने के लिए डांटा था? यांग शियू ने अपने बालों को प्यार से सहलाया, मुस्कुराई और बोली, मुझे तो बस कुछ ही बातें बताई गई थीं, मुझे घर जाकर कुछ और काम है। तावीज़ सावधानी से बनाना, अब और मत पूछना। किन यून जानता था कि यांग शियू उसके साथ बहुत अच्छी है, इसलिए वह बहुत चिंतित था कि उसे एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करे। किन यून ने 2 घंटे में 4 तावीज़ बनाए और लगातार 20 घंटे काम किया। उसने 4 घंटे आराम किया और इसी तरह 3 दिन तक। कुल मिलाकर उसने 100 से ज्यादा अग्नि तावीज़ और बिजली तावीज़ बनाए जो सभी जानवरों की खाल से बने थे। फिर उसने एक बिजली का रिस्टबैंड तैयार किया। ये बहुत शक्तिशाली था, ये किन जेंगफेंग के एक हाथ को घायल कर सकता था। यांग शियुए ने बिजली कलाईगार्ड उठाया, मुस्कुराया और कहा, मैं आपको कुछ आंतरिक बल इकट्ठा करने में मदद करूंगा, मेरी आंतरिक शक्ति अधिक मजबूत है। जब किन यून ने ये सुना तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने दूसरा बिजली का कलाईबैंड भी पास कर दिया। चूंकि उन्हें मैच के दौरान इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक वस्तुओं से लैस होने का प्रयास करना चाहिए। अंत में उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े का एक सेट भी बनाया और उन पर हल्के पैटर्न उकेरे। प्रकाश शिलालेख एक प्रकार के आत्मा शिलालेख थे जो चोटों का इलाज और विशरण कर सकते थे। ये कीमिया के शिलालेखों की तरह ही दुर्लभ और कीमती थे और साथ ही बहुत जटिल भी। उन्होंने हाल ही में इनमें महारत हासिल की थी। डुआन गान गंभीर भाव से अंदर आया। किन यून, अगर तुम्हारे शरीर में कोई गंभीर समस्या नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपनी रैंकिंग बढ़ा लो। यांग शियुए ने पूछा, क्या हुआ? डुआन गान ने सिर हिलाया। किन यून का पहले किन फैंग के साथ, खासकर स्वर्गीय किन शाही महल के साथ एक बड़ा झगड़ा हुआ था। गति बढ़ाने के लिए उन्हें गंभीर रूप से घायल किन फैंग को हर कीमत पर ठीक करना होगा। उसे बहुत जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। उस समय वह तुम्हें चुनौती देने जरूर आएगा। यदि वह प्रतियोगिता में एक आत्मा खजाने का उपयोग करने में सक्षम था तो तियानकिन रॉयल परिवार निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर किन फैंग को एक आत्मा खजाने से लैस करने में सक्षम होगा। तियानकिन शाही परिवार में भी यह क्षमता थी। डुआन कियान ने यांग शियू को देखा और आगे कहा, किन जेंग फैंग का स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल में एक व्यापक नेटवर्क है। वह निश्चित रूप से अकादमी में कुछ लोगों से मदद प्राप्त करने में सक्षम होगा। यांग शियू ने जब ये सुना तो उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और किन यून की ओर देखा। उसने कहा, जाओ, 5वें स्थान पर रहने वाली क्यूईजू को चुनौती दो और जितनी जल्दी हो सके पहला स्थान हासिल करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। किन यून ने सिर हिलाया। जैसे ही क्यूईजू को ये खबर मिली कि ड्रैगन स्लेइंग उसे चुनौती देने वाला है, वह तुरंत मुख्य द्वंद्व मंच पर पहुंच गई। सभी जानते थे कि ड्रैगन स्लॉटरिंग और किन फैंग के बीच प्रतियोगिता के दौरान किन जेंग फैंग ने नियम तोड़कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर वह कुछ दिन आराम भी कर ले तो भी वह ठीक नहीं हो पाएगा। अब जबकि किन फैंग के ठीक होने की खबर तियानकिन इंपीरियल सिटी में फैल गई थी, सभी का मानना था कि स्लॉटरिंग ड्रैगन ने क्यूईजू को तुरंत चुनौती दी थी क्योंकि वह चिंतित था कि किन फैंग उससे बदला लेगा। युद्ध के मंच पर क्यूईजू ने लाल रंग का टाइट सूट पहना हुआ था, उसकी भौहें ऊंची उठी हुई थीं और उसने घमंड से कहा, मैंने सुना है कि तुम एक बूढ़े लोहार हो। तुमने कुतिया क्यूई मिलन को बचाया था, क्या तुम दोनों ने किसी तरह का व्यभिचार किया है? ये सुनकर भीड़ जोर से हंस पड़ी। सबको पता था कि क्यूई मिलियन को नकाबपोश आदमी ने बचाकर हॉल ऑफ वंडर्स में ला दिया था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आए। कीजू ने भीड़ को हंसते देखा और हंस पड़ी। उसने आगे कहा, शायद वह तुम्हारे बदसूरत और बूढ़े चेहरे से पहले ही डर गई होगी। तुम्हारी बदौलत उसे एक आम नागरिक बना दिया गया। वह एक देश की राजकुमारी थी, फिर भी उसका किसी और के साथ अफेयर था। उसका नैतिक चरित्र उसकी दासी माँ जैसा ही है। किन यून चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। धीमी और कर्कश आवाज में उसने कहा, तुम्हारा बदबूदार मुंह वाकई बहुत बदबूदार है। मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथ फट न जाएं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मिंग फीलिंग के पास मौका नहीं था, अन्यथा क्यूईजू का मुंह निश्चित रूप से फट जाता। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होती है। रेफरी चिल्लाया। क्यूईजू पहले से ही नफरत से अपने दांत पीस रही थी। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही उसने अपनी आंतरिक शक्ति की कुछ धाराएं छोड़ दी थीं जो बर्फ की तलवारों में बदलकर किन यून पर हमला करने लगी थीं। एक घुरघुराहट के साथ किन यून ने जोर से पैर पटका और जमीन पर पत्थर की टाइलों पर एक गहरा पदचिह्न दिखाई दिया, लेकिन पत्थर की टाइलें नहीं टूटीं। उसकी आंतरिक शक्ति ने पत्थर को पिघला दिया, जिससे कई बुजुर्ग मार्शल कलाकारों के दिल कांप उठे। क्यू विस्फोट तकनीक, लहर।
किम यून ने अपनी बाहें फैलाईं और हथेलियों से धक्का दिया। सुनामी की तरह आघात तरंग एक विकराल रूप में फैल गई। ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट की क्यूई विस्फोट तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। किम यून क्यूई विस्फोट तकनीक के छोटे सफलता चरण तक पहुंच गया था और अब वह इसे पूरी ताकत से प्रदर्शित कर रहा था। क्यूई की विस्फोटक शक्ति अजेय थी। एक पल में क्यूई जू की बर्फ की तलवार जैसी आंतरिक शक्ति कुचल दी गई। विस्फोटक लहर क्यूई जू की ओर बढ़ी। विस्फोट से क्यूई जू का शरीर चकनाचूर हो गया। वह चीखी और उछलकर दूर जा गिरी। वह युद्ध क्षेत्र में एक बड़ी दीवार से टकरा गई, मानो कोई अदृश्य विशाल ताड़ का पेड़ दीवार से टकरा गया हो। क्यूई जू का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था। उसका शरीर घावों से भरा था और वह बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर दीवार में धंसा हुआ था और उसकी चोटें निश्चित रूप से गंभीर थीं। क्यूई साम्राज्य के लोगों को उसे ऊंची दीवार से खोदकर बाहर निकालना पड़ा और जल्दी से उसे ठीक करने के लिए ले आए। एक और शीर्ष 10 खिलाड़ी हार गए और इस बार उनकी हालत और भी दयनीय हो गई। वे तो एक ही चाल में हार गए। मार्शल आर्ट के मैदान में मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट बुरी तरह डर गए थे। अगर उन पर यह चाल चल दी गई तो शायद वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम भाग्यशाली हो। जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किम यून ने क्यूई जू को देखा जो बहक रही थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और उसके दिल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। यह जरूर कोई गहन श्रेणी का मार्शल कौशल होगा। ड्रैगन स्लेइंग ब्रीथ तो देखो, यह अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। लगता है इस चाल में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई। गहन रैंक वाली मार्शल तकनीक। कई बड़े परिवारों के पास भी यह तकनीक नहीं होती। यहाँ तक कि सबसे ऊंचे दर्जे के स्पिरिट रैंक वाले जानवर भी बहुत कीमती होते हैं। इस नकाबपोश आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? क्यूई मिलियन का बदला लेने के लिए किम यून ने क्यूई विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल भी था। ड्रैगन वध से विजय, रैंक 5। उन्होंने चौथे स्थान पर रही ये चानलेई को चुनौती देना जारी रखा। जब ये चोंगलेई और मेंग फीलिंग पहले लड़ रहे थे तो वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, इसलिए वे सिर्फ आत्मसमर्पण करने आए और फिर चले गए। अध्याय 67। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, ये चेनलेई इस राउंड में नहीं लड़े। इस तरह किम यून की रैंकिंग चौथे स्थान पर पहुंच गई। इसके बाद वह तीसरे स्थान पर रहने वाली मेंग फीलिंग को चुनौती देने गए, जबकि हर कोई इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था। मेंग फीलिंग ने अप्रत्याशित रूप से लड़ाई नहीं लड़ी और हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वह चाहती थी कि ड्रैगन स्लेइंग अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहे और दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति जियाओ लैंग को चुनौती दे। कारण ये था कि यदि ड्रैगन स्लेइंग दूसरे स्थान पर रहने वाली जियाओ लैंग को हरा सकती है तो इस तरह की ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह सामना कर सके। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो उनके बीच मैच के बाद वह जरूर घायल हो जाएगी। उसके लिए उससे लड़ने में देर नहीं लगेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर की शिष्या जियाओ लैंग ड्रैगन स्लेइंग से भिड़ सकती है। अगर वह उसे फिर से चुनौती देती तो ये बहुत आसान होता। बहुत से लोग उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ये कुतिया योजना बनाने में बहुत अच्छी है। वीआईपी लाउंज में मौजूद जियो लैंग भी गुस्से में था। उसने सोचा था कि मेंग फीलिंग नकाबपोश आदमी को रोकने में सक्षम होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नकाबपोश आदमी वास्तव में उसके पास आएगा और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। बेशक मेंग फीलिंग जानती थी कि अजगर को मारने वाला नकाबपोश आदमी किम यून है, इसलिए वह उससे नहीं लड़ेगी। उसे किम यून की ताकत पर पूरा भरोसा था। किम यून को तीसरे स्थान पर पदोन्नत किए जाने के बाद उन्होंने तुरंत दूसरे स्थान वाले व्यक्ति जियो लैंग को चुनौती दी। अब आखिरकार सभी निश्चिंत हो गए। वे सभी उत्सुकता से भर गए क्योंकि इस बार आखिरकार वे लड़ने वाले थे। किम यून ने बिना लड़े लगातार 2 चुनौतियां जीत ली थीं और इस बार उसे जियाओ लैंग से भिड़ना था। यह एक ऐसा मुकाबला था जिसका बेसब्री से इंतजार था। किम यून द्वारा जियो लैंग को चुनौती दिए जाने के बाद जियो लैंग ने 1 घंटे में ही उसे स्वीकार कर लिया। हिडन ड्रैगन डोजो में हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वे शोर मचा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ही उबल रहे हों। सुनहरे लाल कवच पहने और एक शक्तिशाली सफेद हिमसिंह पर सवार जियाओ लैंग धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला। सिर्फ उसका आभामंडल ही किम यून को मात देने के लिए काफी था। उनमें से ज्यादातर ने सोचा कि अगर उनका सामना जियाओ लैंग के स्नो लान से हुआ तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जियाओ लैंग की तो बात ही छोड़िए, जो मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर था। जियाओ लैंग के पास 4 मेरिडियन थे, जो प्लेटिनम स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट था। उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसकी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट एक बेहद मजबूत तलवार क्यों ही छोड़ सकती थी। आधे आत्मा हथियार के साथ विलय के बाद यह एक आत्मा हथियार कीमती तलवार के बराबर था। गर्जन, हिमसिंह दहाड़ा। जियाओ लैंग को उठाकर वह मंच पर कूद पड़ा, जिससे मंच थोड़ा हिल गया। सुना है कि इस बार जुआन वू अकादमी का एक शिक्षक यहाँ देखने आया है। वह बस परछाई में छिपा है। किन फेंग बहुत बुरी तरह हार गया। नकाबपोश आदमी ने ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब जब इसे एक नकाबपोश व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है तो निश्चित रूप से वे इसे देखने आएंगे। यदि कोई व्यक्ति हिडन ड्रैगन रैंक की पहली रैंक को बनाए रखने में सक्षम था तो वह गहन हृदय घास प्राप्त करने में सक्षम होगा। रहस्यमय हृदय घास से एक मार्शल कलाकार शक्तिशाली काले पीले हृदय सूत्र की साधना कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि यह रहस्यमयी श्रेणी की एक चमत्कारी औषधि थी जो आत्मा औषधि से कहीं बढ़कर थी। अफवाहों के अनुसार गहन हृदय घास की खेती 3 जुबान स्तरीय मार्शल अकादमियों द्वारा की जाती थी।
अगर इसे कोई बाहरी व्यक्ति ले जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। उसने किन यून की ओर ठंडे अहंकार से देखा और तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें तीसरे स्थान पर ही रहना चाहिए। तुम मुझे चुनौती देने आए थे, बस मुसीबत मोल ले रहे थे। अगर तुम हार गए तो तुम लगभग वाईटी का शिकार बन जाओगे। इस तरह का उदासीन स्वर किसी को भी उसकी नजरों में अच्छा नहीं लगता था। सबको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार उसके पास 7वीं रैंक का राक्षसी जानवर था और उसकी अपनी प्रतिभा भी असाधारण थी। हिम सिंह जोर से दहाड़ा। उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी और उसके भयानक नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें क्रूरता से भरी थीं, मानो वह किन यून को डराना चाहता हो। शुरू करो। रेफरी के चिल्लाने के बाद किन यून ने अपना फोजिंग हथौड़ा निकाला। जियाओ लैंग शेर की पीठ से उछला और अपनी तलवार से आगे की ओर वार किया। हिम सिंह जल्दी से एक तरफ भागा और अपना मुंह खोला। उसने किन यून पर एक ठंडी और धमकी भरी बर्फीली तलवार थूक दी। हर कोई ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बर्फीली तलवार आंतरिक शक्ति थी। रैंक 7 राक्षसी जानवर एक स्तर 7 मार्शल बॉडी की तरह थे। वे आंतरिक शक्ति भी जारी कर सकते थे। किन यून 1v2 के बराबर था। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। यही सच था। हिम सिंह द्वारा फेंकी गई बर्फ की तलवार किन यून की प्रचंड लपटों से शीघ्र ही विक्षेपित हो गई। और सबसे भयानक बात यह थी कि जियो लैंग का अचानक वार तलवार के साथ एक जैसा लग रहा था। किन यून का गला तलवार की नोक से जकड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो तलवार उसके जबड़े पर दबाव डाल रही हो। निगलना मुश्किल हो रहा था। चौंककर उसने जोर से हथौड़ा एक तरफ घुमाया और अपनी ओर आती तलवार पर वार किया। उसने थंडर ट्रेमर स्टाइल का इस्तेमाल किया। झनकार। सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ीं। हालांकि जियो लैंग के हाथ में तलवार अभी भी आगे की ओर चुभ रही थी और विक्षेपित नहीं हुई थी। उस पल किन यून को मौत का सा आभास हुआ। उसके पूरे शरीर में ठंडक फैल गई और वह लगातार बेकार की हरकतों से पीछे हटता रहा। जियाओ लैंग की तलवार की दृढ़ नीयत जरा भी नहीं डगमगाई। तलवार की नोक किन यून के गले पर टिकी हुई थी और वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। किन यून ने सहज ही अपना हथौड़ा लहराया। बिजली की एक कौंध की तरह उसने जियाओ लैंग की तलवार पर अपनी लपटों से वार किया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। तलवार का शरीर कांप उठा, हवा की लहरें उठ गईं। जियाओ लैंग ने जो तलवार का इरादा जमाया था वह बिखर गया। यह वही चाल थी, ड्रैगन फोजिंग फिस्ट की तीसरी चाल, बहती रोशनी वाली शैली। ये चाल मुख्य रूप से गति पर केंद्रित थी और इससे बहुत मजबूत भेदक बल उत्पन्न हो सकता था। गर्जन। हिम सिंह ने दहाड़ते हुए सफेद धुंध उगल दी। ठंडी आभा के साथ वह किन यून पर टूट पड़ा। किन यून जियाओ लैंग की तलवारबाजी देखकर दंग रह गया। वह भूल गया था कि उसके बगल में 7वीं सीढ़ी का एक हिम सिंह भी था। वह अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। जियाओ लैंग जैसी भयानक शक्ति का सामना करते हुए वह सचमुच शक्तिहीन था। इससे पहले जब वह किन फेंग से मुकाबला कर रहा था तब उसे इतनी शक्तिहीनता महसूस नहीं हुई थी। यदि वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होता तो उसके पास भी एक मौका होता। हिम सिंह के प्रहार से किन यून का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। वह पूरी तरह जम गया था और प्रहार के बल से उड़ गया था। जियो लैंग ने अचानक 10 से अधिक अग्नि ताबीज निकाले और उन्हें किन यून पर फेंक दिया। रो। अग्नि ताबीज लगातार फट रहे थे और लपटें एक के बाद एक किन यून को घेर रही थीं। ये पूरी तरह दबा हुआ है। आखिरकार नकाबपोश आदमी हारने वाला है। जियाओ लैंग वास्तव में स्काईहाउल का दूसरा राजकुमार बनने के योग्य है। उसके हाथ में जो ताबीज है वह उसे तियानक्सुआन मार्शल अकादमी के किसी शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ लैंग ने अन्य 5 वज्र ताबीज निकाले और उन्हें फेंक दिया। एक तेज आवाज के साथ आग के सागर पर बिजली के कई बोल्ट गिरे। पल भर में आग और गड़गड़ाहट आपस में गुंथ गए। सभी का मानना था कि किन यून का जीवित रहना उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब जियाओ लैंग ने किन यून से नजदीकी मुकाबला लड़ा था तो उसे लगा था कि यह बेहद खतरनाक है। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता वह तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों द्वारा उपहार में दिए गए तावीज फेंक देता। जैसे ही बिजली और आग गायब हुई, किन यून वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपटा हुआ था। उसके चमड़े के कपड़े आग की लपटों में जल रहे थे, एक रहस्यमयी सफेद रोशनी से भर गए, यानी हल्के निशान। उसकी खाल और कपड़ों पर हल्के निशान हैं। ये उसके जख्मों को तेजी से भर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी हैरानी से चिल्लाया। प्रकाश शिलालेख अत्यंत दुर्लभ थे और केवल कुछ ही सेनाओं के हाथों में मौजूद थे। हालांकि अभी उन्हें कपड़ों पर उकेरा जा रहा था। एक शिलालेख विशेषज्ञ के लिए ये पूरी तरह से लापरवाही थी और उनके प्राकृतिक संसाधनों की पूरी बर्बादी थी। किन यून को पहले जो गंभीर चोटें लगी थीं वे प्रकाश उत्कीर्णन द्वारा तेजी से ठीक हो रही थीं। तुम मुझसे तावीजों में मुकाबला करना चाहते हो? किन यून गुस्से से भर गया। सबकी निगाहों के सामने उसने रूहों का एक ढेर निकाला। वे सभी जानवरों की खाल से बने थे और उनकी संख्या दर्जनों में थी। जब जियाओ लैंग ने ये देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह बहुत हैरान हुआ और जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति को उसे रोकने के लिए प्रवाहित किया। किन यून ने अपने हाथ में रखे पशु त्वचा आत्मा तावीजों के ढेर को फेंक दिया और जियाओ लैंग और स्नो लान को ऐसे घेर लिया जैसे वह कागज बिखेर रहा हो। बूम 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 बूम। आग की लपटों की लहरें एक के बाद एक आग की लपटों के समान फूट पड़ीं। जब स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के शिक्षक ने ये देखा तो वे हैरान और चिंतित हो गए। वे मंच पर कूदने की हिम्मत नहीं कर सके क्योंकि डुआन कियान पास में ही था।
डुआन कियान ने पहले किन झेंग फैंग को चोट नहीं पहुंचाई थी, जो पहले से ही उन्हें मुंह की खानी पड़ रही थी। अध्याय 68 शेर का वध। पहला चरण बहुत बड़ा था, लेकिन उसका आधे से अधिक हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ था। पूरा हिडन ड्रैगन डोजो बहुत गर्म हो गया। सभी की निगाहें लॉ पर टिकी थीं और वे जियाओ लैंग के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उस समय किन यून ने जानवर की खाल के आत्मा के निशान का एक और बड़ा ढेर निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। क्या इस आदमी का ताबीज तेज हवा से आया है? ये सब बेकार था। अगर इसे मुफ्त में भी ले लिया जाए तब भी इसे इस तरह इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं होगी। एक बीस्ट स्किन ताबीज, भले ही वह एक निम्न श्रेणी का ताबीज हो, कम से कम 700 से 800 क्रिस्टल सिक्कों का प्रति ताबीज खर्च होगा, है ना? और फिर इसकी कीमत तो है, लेकिन बाजार नहीं है, इसलिए इसे खरीदना आसान नहीं है। इनमें से लगभग 80 हैं जिनकी कीमत 1 लाख क्रिस्टल सिक्कों के बराबर है। नकाबपोश आदमी ने सिर्फ जीतने के लिए बहुत कुछ निवेश किया है। किन यून ने जो ताबीज फेंके थे उनसे बिजली की चमक की एक श्रृंखला निकली, जिसने सभी को इतना चौंका दिया कि वे अवाक रह गए। गर्जन। जब हिम सिंह अचानक आग के समुद्र से बाहर निकला तो एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के लोग भी शांत हो गए। ये देखा जा सकता था कि जियो लैंग और स्नो लान दोनों ने अच्छे सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए थे। हिम सिंह इतना शक्तिशाली था कि इतने सारे अग्नि तावीजों के हमले को झेलने में सक्षम था। आग के समुद्र से बाहर निकलते ही वह पागलों की तरह किन यून पर टूट पड़ा। अचानक हिमसिंह के राजसी शरीर से एक हल्की सुनहरी ठंडी आभा निकली, जिसका अर्थ था कि हिमसिंह की मार्शल आत्मा स्वर्ण श्रेणी की थी और उसे उच्च स्तर की मार्शल आत्मा माना जा सकता था। हिमसिंह का हमला बहुत जोरदार था। आग के तावीजों की बड़ी संख्या ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वह जियाओ लैंग को रोकने में कामयाब रहा। किन यून ने उस हिमसिंह को देखा जो उस पर हमला कर रहा था और मन ही मन घबरा गया। यह एक 7वें दर्जे का राक्षसी जानवर है और मैं मार्शल बॉडी स्टेज के 5वें स्तर पर ही हूँ। मैंने अभी तक हॉट मेरिडियन की साधना भी नहीं की है। ताकत में बहुत ज्यादा अंतर है। मुझे इस जानवर से सीधे भिड़ना नहीं चाहिए। उसने तुरंत ढेर सारे जानवरों की खाल से बने आत्मा के ताबीज फेंकने का फैसला किया, जिनमें वज्र और अग्नि के ताबीज भी शामिल थे। उसने उन सभी को हिमसिंह पर फेंक दिया। कम से कम 50 आग की बड़ी लपटें बादलों की तरह बाहर निकलीं, जैसे एक नाचता हुआ विद्युत सांप अपने विषदंतों को उजागर कर रहा हो और अपने पंजे लहरा रहा हो, और उसने आक्रामक हिमसिंह को घेर लिया। जब सबने देखा कि वह किसी जंगली बिजली और आग के ताबीज जैसा लग रहा है तो उनके दिल फिर से धड़क उठे। ये तो बस बहुत ही बेकार था। मुझे पहले इस जानवर से छुटकारा पाना होगा, वरना मैं जियाओ लैंग को हरा नहीं पाऊंगा। किन यून का चेहरा गंभीर हो गया। नाचती लपटों को देखकर उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य और ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के लोग शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्नो लान कितना शक्तिशाली था। कुछ ही पल बाद एक और तेज जानवर की दहाड़ सुनाई दी। हिमसिंह ने हमला बोल दिया था। किन यून कुछ कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसका दिल भारी हो गया था। 7वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर की ताकत ने उसे शक्तिहीन महसूस कराया। भले ही उसने इतने सारे ताबीज फेंक दिए, लेकिन हिमसिंह अभी भी पहले की तरह ही क्रूर था। हिमसिंह का आक्रमण पहले की अपेक्षा धीमा था, जिसका अर्थ था कि वह घायल था। सभी ने देखा कि किन यून के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और वह दांत पीस रहा था। वे समझ गए कि उसने अपने हाथ में रखे जानवर की खाल वाले आत्मा के ताबीज को बिखेर दिया है। मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति के लिए रैंक 7 राक्षसी जानवर के खिलाफ डटे रहने में सक्षम होना उसके लिए खुद पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था। ये तो बहुत नाइंसाफी है। जियाओ लैंग का राक्षसी जानवर बहुत ताकतवर है। उसे जीतने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। नकाबपोश आदमी हार मानने वाला है। उसे अपनी स्थिति का पूरा अंदाजा होगा। जैसे ही हर कोई किन यून की हार स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अचानक मुक्का मार दिया। थंडर पैटर्न वाले ब्रेसेस। अचानक किन यून की कलाई पर बिजली का तार चमक उठा। बूम! बिजली के रिस्टबैंड के सक्रिय होते ही एक मोटा विद्युत सांप 10 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्नो लान की ओर बढ़ा। हिमसिंह का सिर फट गया और उसने बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाए। किन यून ने अपनी सांस रोक ली और राहत महसूस की। उसने सोचा कि वह कामयाब हो गया, लेकिन अचानक हिमसिंह गुस्से से दहाड़ा और भी तेजी से उस पर टूट पड़ा। हिमसिंह को तब तक पीटा गया जब तक उसका पूरा शरीर जख्मों से भर नहीं गया। उसका सिर भी फाड़ दिया गया, जिससे वह और भी पागल और क्रूर हो गया। फिर से किन यून के पास एक और बिजली कंगन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! हिमसिंह के सिर पर एक बार फिर चोट लगी और वह अंततः गिर पड़ा। हरामजादे, मर जा! किन यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और साथ ही अपना हथौड़ा भी लहराया। उसने 6 जिंग लॉन्ग शैलियों में से थंडरक्लैप स्टाइल और ट्रेम्बलिंग ड्रैगन स्टाइल का प्रदर्शन किया। पलक झपकते ही उसने उनमें से 2 को मार गिराया। इतने तेज हमले के बावजूद उसकी तेज गति में जरा भी कमी नहीं आई। जोरदार वार हिमसिंह के सिर पर पड़ा, जिससे एक धमाके की आवाज हुई। हिमसिंह का विशाल सिर तुरंत ही टूट गया और आग के कई टुकड़ों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में उड़ गए। हिमसिंह मर चुका था। उसका सिर चकनाचूर कर दिया गया और उसके शरीर को आग लगा दी गई। सभी लोग हिमसिंह के शरीर पर लगी भयंकर लपटों को देखकर भयभीत हो गए। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधना ने वास्तव में एक रैंक 7 राक्षसी जानवर को मार डाला। यह अभूतपूर्व था। भीड़ के बीच यांग शियू, जो मास्क पहने हुए थे, मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वीआईपी कमरे में मेंग फीलिंग इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी मोहक आंखें खुल ही नहीं रही थीं। सभी पुराने जज भावुक हो गए।
यहाँ तक कि ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों के चेहरे भी अविश्वास से भर गए। दूसरी ओर स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के कुछ बुजुर्ग बेहद क्रोधित थे। हिम सिंह को कई वर्षों तक प्रशिक्षित और पाला गया था और इतना शक्तिशाली बनने के लिए उसने बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे, लेकिन अब वह मारा गया था। यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। उसने अपना सारा सामान इस्तेमाल कर लिया है ना, फिर भी रैंक 7 के जानवर को मार गिराना तो बनता है। हाँ, नकाबपोश आदमी ने जो चीजें दी उनकी कीमत लगभग 1,50,000 थी, लेकिन 7वें स्तर के राक्षसी जानवर की लाश की कीमत 5 लाख या उससे भी ज्यादा है। ये केवल अफसोस की बात है कि वह हिम सिंह की लाश को नहीं ले जा सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि किन यून ने हिम सिंह की लाश को अपने भंडारण आत्मा कलाकृति में रख दिया। सब लोग दंग रह गए और तुरंत स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के बुजुर्गों की ओर देखने लगे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे नीले पड़ गए थे। मुखौटाधारी, हिम सिंह की लाश सौंप दो। वह हमारा स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य है। ये दिन दहाड़े डकैती है। जो कोई भी हमारे स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य से चोरी करेगा, परिणाम गंभीर होंगे। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के बुजुर्ग चिल्लाने लगे। वे बहुत क्रोधित थे। किन यून ने उनकी बात अनसुनी कर दी और द्वंद्व मंच पर लगी आग की लपटों को देखने लगा। जियाओ लैंग अभी भी अंदर था। यदि आप मेरे पालतू जानवर को मारते हैं तो आप उसके साथ दफन हो जाएंगे। जियो लैंग की गुस्से भरी दहाड़ अचानक आग की लपटों के भीतर से आए। जियाओ लैंग के शरीर पर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी क्योंकि उसके सुनहरे लाल कवच ने बड़ी संख्या में आग और गड़गड़ाहट के तावीजों के हमलों का विरोध किया था। वह बाहर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपने युद्धक कवच में स्थानांतरित करना था ताकि वह इतनी तेज लपटों का सामना कर सके। ये कम से कम एक निम्न श्रेणी का आत्मिक कवच तो था ही। किन यून ने जब जियाओ लैंग की ऊर्जा और उसकी सुरक्षा को देखा तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जियो लैंग की उग्र तलवार अचानक खत्म हो गई। भयानक तलवार की ऊर्जा हत्या के इरादे से जल रही थी। तलवार की गड़गड़ाहट मौत की आवाज जैसी थी, जिससे किन यून अनजाने में अंतहीन भय में डूब गया। द्वंद्वयुद्ध मंच के आसपास के लोग भी तलवार की भयानक ताकत को महसूस कर सकते थे। किन यून की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 69 क्रोध का हथौड़ा। किन यून को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। यह उसके मन के दमन का नतीजा था। ये केवल कहा जा सकता है कि जियो लैंग की तलवार ऊर्जा बहुत भयानक थी और सीधे उसकी आत्मा को प्रभावित कर सकती थी। उसने अपनी जीभ का सिरा काट लिया, जिससे दर्द के कारण उसकी नींद खुल गई। जियाओ लैंग की तलवार की ऊर्जा मेरे मन को प्रभावित कर सकती है। मुझे अपनी चेतना बनाए रखनी होगी और फिर से प्रभावित नहीं होना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। हमले से बचने के बाद किन यून को ठंडा पसीना आ गया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, जियाओ लैंग की तलवार ने एक बार फिर उसका पीछा किया, उसकी गर्दन की ओर वार किया और ठंडी हवा की लहर ला दी। जियो लैंग ने देखा कि वह सफल होने वाला था, लेकिन इसके बजाय उसने किन यून को पीछे की ओर झुकते और बाल बाल बचते देखा। किन यून को अपनी गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। तलवार की धार से एक खूनी घाव उभर आया था। उसका गला लगभग कटकर खुल गया था। जियाओ लैंग गुस्से से दहाड़ रहा था और उसकी तेज आभा की लहरें निकल रही थीं। वह लगातार किन यून पर अपनी तलवार घुमा रहा था, उसके अंदरूनी अंगों पर वार कर रहा था। अगर उसे चाकू मारा जाता तो उसे जरूर भारी चोटें लगती। किन यून केवल चकमा दे सकता था। जियाओ लैंग की तलवारबाजी बहुत तेज और गहरी थी। अगर किन यून उसे रोकने के लिए फोजिंग हथौड़े का इस्तेमाल भी करता तो भी वह बेकार होता। शायद इसी वजह से उसे वार भी लग सकता था। तलवारबाजी में ऐसी तकनीकें थीं जिनका उपयोग विभिन्न हथियारों के हमलों से निपटने के लिए किया जा सकता था। कभी कभी जब दूसरे लोग हमला करते हैं तो आप उनका प्रतिकार करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि किन यून को पूर्ण विश्वास न होता तो वह हमला नहीं करता। नकाबपोश, टालमटोल बंद करो। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता खत्म कर दो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें उस छोटी कुतिया मिली की बहुत परवाह है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं उसे मरने पर मजबूर कर दूंगा। हा हा हा। जियो लैंग ने नर्म मुस्कुराहट के साथ किन यून पर वार करना जारी रखा। वह किन यून को जवाबी हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह जवाबी हमला करने के लिए अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर सके। जब किन यून ने ये सुना तो उसके दिल में एक अभूतपूर्व हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। क्यूई मेई बहुत दयनीय थी, लेकिन जियो लैंग उसके पीछे था। उसे जियाओ लैंग की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है, वह निर्दोष है। किन यून की कर्कश आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह दहाड़ रहा हो। तो क्या हुआ, वो तो बस एक छोटी सी रंडी है। उसे मारना मुर्गे को मारने जैसा है। जियाओ लैंग शरारत से हंसा। हालांकि क्यूईजू ने मुझसे वादा किया था कि वो इस कुतिया को मेरे लिए खिलाने का कोई रास्ता निकाल लेगी। ये शब्द सुनकर किन यून गुस्से से दंग रह गया। जियाओ लैंग ने उसके दाहिने सीने में भी चाकू मारा था। जियो लैंग के सफल होने के बाद भीड़ ने शोर मचा दिया। यांग शियू ने चुपके से भौहें चढ़ाईं। वह समझ गई कि किन यून के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वह उससे पूरी तरह बच सकता था। हा, तुम्हारा ये घटिया लोहार। जियाओ लैंग जोर से हंसा। इस नीच गुलाम की खातिर तुम सच में विचलित हो गए और अपनी जान भी ले ली। यह वाकई बहुत हास्यास्पद है। ये तो बस एक नीच गुलाम है, क्या वाकई इसकी जरूरत है? सबको एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि किन यून उस वार को पहले क्यों नहीं टाल पाया, क्योंकि उसकी बातों में उसका ध्यान भटक गया था। हालांकि जियाओ लैंग बहुत ही घृणित था, किन यून दृढ़ नहीं था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में भी यह वर्जित था। वह केवल अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था।
जियो लैंग, जो दिल खोलकर हंस रहा था, तलवार निकालना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि तलवार किन यून के हाथ से कसकर पकड़ी हुई थी। किन यून की आंखों में देखते ही वह घबरा गया। उसकी हंसी अचानक रुक गई। किन यून की आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। वह अपनी आंखों का सफेद भाग नहीं देख पा रहा था। यह वही ऑसिलेटिंग मार्शल स्पिरिट थी जो उसने जगाई थी। ये भयानक रूप से अंधेरा था। छोटी मेई लियान इतनी भोली और मासूम है। मुझे लगता है कि मैं तुम जैसे जानवर से भी कमतर चीज को उसे कलंकित करने की अनुमति नहीं दूंगी। किन यूं दहाड़ा। उन्होंने अपने हाथ में फोजिंग हथौड़ा लहराया और एक प्रवाहित प्रकाश रूप भेजा, जिसमें एक पागल कंपन शक्ति थी। फोजिंग हथौड़ा प्रकाश की किरण की तरह तेजी से चला। जैसे ही वह जियाओ लैंग की थोड़ी पर लगा, एक चकाचौंध कर देने वाली विस्फोटक रोशनी निकली। जियो लैंग का शरीर तीव्र दर्द से छलनी हो गया, क्योंकि उसने तलवार की मूठ छोड़ दी और बाहर उड़ गया। यदि यह केवल अग्नि आंतरिक बल था, तो जियो लैंग के साधना स्तर के साथ उसकी त्वचा के नीचे घूमने वाली आंतरिक शक्ति निश्चित रूप से इस हमले को रोकने में सक्षम होगी। लेकिन किन यूं ने जो गोली चलाई, वह एक कंपनकारी आंतरिक शक्ति थी। इसने सीधे जियाओ लैंग की त्वचा के नीचे की आंतरिक ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया और उसकी रक्षा को तोड़ दिया। जियाओ लैंग का मुंह तोड़ दिया गया और उसका पूरा शरीर उड़ गया। किन यून बिजली की तरह आगे बढ़ा और जियाओ लैंग का पैर पकड़ लिया, उसे जमीन पर घसीट लिया। फोजिंग हथौड़ा उठाया गया और जैसे ही वह नीचे आया, ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क रही हो। हिलती हुई बिजली की शैली बिजली के हिलने जैसी थी। हथौड़े ने एक विस्फोटक ध्वनि की जब वह जियाओ लैंग की पीठ पर टकराया। कंपन शक्ति जियाओ लैंग के शरीर में भर गई और उसके शरीर के भीतर से लहर की तरह फैल गई। इसने उसकी सारी हड्डियां कुचल दीं और चटचटाहट की आवाजें निकलने लगीं। पटाखों की तरह टूटती हड्डियों की आवाज सुनकर युद्ध मंच के आसपास के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर सुन्न हो गए हों और वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। जियो लैंग की तीखी चीख पूरे हिडन ड्रैगन मार्शल फील्ड में गूंज उठी, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद किन यून ने तुरंत फिर से हमला किया। उसका रूप वज्रपात के समान था। उसने ऊर्जा की एक लहर भेजी जिसने जियाओ लैंग के पूरे शरीर को ढक लिया और उसके शरीर के सभी मेरिडियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जियाओ लैंग तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला नहीं फट गया और उसकी आंखें घृणा और भय से भरकर लाल नहीं हो गईं। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह छठे स्तर का मार्शल बॉडी साधक था और हिम सिंह 7वें स्तर का राक्षसी जानवर था। फिर भी उसे 5वें स्तर के मार्शल बॉडी नकाबपोश ने हरा दिया। किन यून ने अपना हथौड़ा उठाया और वार करने ही वाला था कि उसके सीने में दर्द हुआ। तभी उसे याद आया कि उस पर तलवार से वार किया गया है। उसने तुरंत अपनी छाती में घुसी तलवार निकाली और जियाओ लैंग पर वार कर दिया। इस समय स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य के कुछ बूढ़े लोग और ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के 2 शिक्षक दौड़कर आए। डुआन कियान भी दूरी पर वीआईपी कमरे से नीचे उड़ गया। किन यून ने आखिरी वार करते हुए दहाड़ा। उसने जियाओ लैंग को एक मोटी पत्थर की ईंट से टकरा दिया। उसका मांस और खून बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। डुआन कियान किन यून के सामने आया और जोर से घोषणा की, किन यून जीत गया, दूसरे स्थान पर पदोन्नति। ऐसा कहने के बाद उसने जल्दी से गिरे हुए किन यूं को गले लगा लिया और किन यूं के साथ जाने से पहले आह भरी। डुआन कियान ने तियानकिन के युवराज के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की थी, लेकिन वह ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के शिक्षक के खिलाफ ऐसा नहीं कर सका। जरूर उसके मन में कुछ शंकाएं होंगी। जियाओ लैंग की चोटें इतनी गंभीर थीं कि आध्यात्मिक चिकित्सा के बावजूद उसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ साल या 10 साल से भी ज्यादा लग गए। उसे पूरी तरह से नष्ट माना जा सकता था। कई छठे स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को केवल चौंकाने वाला ही कहा जा सकता है। जियाओ लैंग और किन यून अब द्वंद्व युद्ध मंच पर नहीं थे, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं गया। वे क्षतिग्रस्त द्वंद्व युद्ध मंच को देखते हुए युद्ध की प्रक्रिया पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। नकाबपोश आदमी की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हमेशा से ही बहुत चौंकाने वाली रही थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि वह बेहतर प्रदर्शन करेगा और फिर प्रथम स्थान पाने वाली शियाओ यूमेई को चुनौती देगा। ये लड़ाई वास्तव में उन दोनों के लिए एक नुकसान थी। तीसरे स्थान पर रही जियाओ लैंग में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी और चौथे स्थान पर रही मेंग फेई लिंग बहुत मजबूत थी। वह अगली बार जरूर जियाओ लैंग को चुनौती देगी, जिससे उसकी रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। उसकी अच्छी रणनीति के लिए सभी ने उसकी प्रशंसा की। जब किन यून ने उसे चुनौती दी तो उसने सीधे हार मान ली और किन यून से जियो लैंग को चुनौती देने को कहा। अब जियो लैंग और किन यून दोनों घायल हो गए थे। वह, जो मूल रूप से चौथे स्थान पर थी, आसानी से तीसरे या दूसरे स्थान पर पहुंच सकती थी। डुआन गान ने किन यून को वापस हॉल ऑफ मार्क्स भेज दिया था। उसे एक बार चाकू मारा गया था। हालांकि उसका बहुत खून बह गया था, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ था। वह 10 दिनों तक स्वर्गीय सिंह झील में डूबा रहा था और उसने अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग किया था। जब तक उनका रक्तस्राव बंद हो जाता और उन्हें पोषण मिलता रहता, वे शीघ्र ही ठीक हो सकते थे। इससे भी अधिक परेशानी वाली बात ये थी कि तलवार क्यू उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। उसे पूरी तलवार क्यू को बाहर निकालने में 2 दिन लग गए। इन 2 दिनों में मेंग फेई लिंग ने जियाओ लैंग को चुनौती दी। क्योंकि जियो लैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी तक होश में नहीं आया था, इसलिए वह केवल हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता से ही हट सकता था। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि मेंग फेई लिंग ने दूसरे नकाबपोश व्यक्ति को चुनौती नहीं दी। इसके अलावा किन फैंग, जो पहले किन यून से हार गया था, आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया था। उसने वास्तव में उसे पकड़ लिया था। क्यूई जू, ये चैनलेई और जियाओ लैंग, जो उसके ऊपर थे, अपनी लड़ाई जारी रखने में शक्तिहीन थे और जब उनका सामना उससे हुआ तो वे केवल हार मान सकते थे।
बाकी लोगों की तो टॉप 10 में आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर टॉप 10 में तो हर किसी की अपनी एक गहरी पृष्ठभूमि थी जिसे वे ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि उस नकाबपोश आदमी का कोई इतिहास नहीं था, फिर भी वह एक ताकतवर ताकत था। यहाँ तक कि जियाओ लैंग जैसा कोई भी व्यक्ति बुरी तरह पराजित हो चुका था। अध्याय 70 चुनौती प्रथम। रहस्यमय मार्क्स मनो। रहस्यमय मार्क्स पैलेस का मुख्य हॉल। डुआन कियान किन यूं के कमरे में आया और उसे तभी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि किन यूं के रंग में सुधार हुआ है। वह किन यून के बिस्तर के पास गया और बोला, अभी अभी ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के 3 उच्च अधिकारी आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। जैसी की उम्मीद थी, ये चोंगलेई और क्यूईजू की चोटें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा ढेर सारे उपकरण और आत्मा के ताबीज भी होंगे। किन यून बिस्तर से उठी और भौहें चढ़ाते हुए बोली, मुझे जल्दी से जियाओ यूमेई को चुनौती देनी होगी। जब तक मैं उसे हरा सकती हूँ, नीचे वालों के लिए ऊपर आना मुश्किल होगा। किनारे खड़े यांग शियू ने कहा, हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता मूल रूप से एक ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी थी, जहां नए खिलाड़ी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और देखते थे कि कौन ज्यादा मजबूत है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना नुकसान होगा। मुझे पता था, ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर छात्रों ने ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आपको ड्रैगन हॉट ग्रास पाने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत निवेश किया है। क्यूईजू और ये चानलेई की चोटें बहुत गंभीर थीं। इतने कम समय में ठीक होने के लिए उन्हें बेहद महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ा। डुआन कियान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन यून इतना शक्तिशाली होगा। किन यून, तुम दूसरे स्थान पर रह सकते हो। मेंग फेई लिंग तुम्हारी दोस्त है और वह निश्चित रूप से तुम्हारे नीचे के लोगों को रोकने में तुम्हारी मदद करेगी। किन यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, रहस्यमय हृदय घास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जियाओ यूमेई को चुनौती देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उसे हरा सकता हूँ। किन यून का दृढ़ निश्चय देखकर डुआन कियान ने पूछा, क्या तुम आत्मा के ताबीज बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें जानवरों की खालें दे सकता हूँ। किन यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियो यू मेई की प्रतिभा और जियो लैंग के पिछले उदाहरण को देखते हुए वह निश्चित रूप से मुझसे सावधान रहेगी। उसने अपना हथौड़ा निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। मैं सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता हूँ। डुआन कियान ने सिर हिलाया, इस पर बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे प्रशिक्षण के रूप में लें। यांग शियुए ने डुआन कियान को बाहर भेज दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। बहुत सावधानी से उसने धीरे से पूछा, किन यून, तुमने जियाओ लैंग के साथ मैच के दौरान अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर किया था, है ना। किन यून ने थोड़ा सिर हिलाया। यांग शियू पहले ही इस रहस्य को भांप चुकी थी, इसलिए वह इसकी पुष्टि करना चाहती थी। उसने कहा, जियाओ लैंग अभी कुछ देर तक नहीं जागेगा, लेकिन एक बार जागने पर उसे ये राज जरूर पता चल जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा पर्दाफाश भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा महारानी और बाकी लोग ही तुमसे और भी ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से मार्शल बॉडी क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रखो। किन यून ने सिर हिलाया। मेंग फेई लिंग ने नकाबपोश आदमी को चुनौती देना जारी नहीं रखा। इससे कई लोगों को उत्सुकता हुई। दरअसल ये किन यून पर दबाव कम करने के लिए था। ये घायल किन फैंग, ये चोंगलेई और क्यूईजू को रोक सकता है। 2 दिन बाद जब किन यू पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह हिडन ड्रैगन इंस्टीट्यूट में आया और जियो यू मेई को अपनी चुनौती घोषित की। जियो यू मेई की ताकत पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि हर लड़ाई में उसे तीसरी चाल का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी और वह जीत हासिल कर सकती थी। जैसे ही किन यू ने चुनौती दी, जियो यू मेई ने सहमति व्यक्त की कि वह 2 घंटे के भीतर लड़ेगी। ये खबर सुनने के बाद किन फेंग और अन्य लोग जो आराम कर रहे थे, सभी हिडन ड्रैगन डोजो की ओर दौड़े। यहाँ तक कि किन जेंगफेंग और किन तियानेई भी आए थे। स्वर्गीय किन साम्राज्य के प्रसिद्ध संप्रदायों के अधिकांश शिष्यों ने जल्दी से आने का साहस किया था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति द्वारा जियो लैंग को बुरी तरह घायल कर दिए जाने के बाद बहुत सनसनी फैल गई थी और इस बार नकाबपोश आदमी और जियो यू मेई के बीच मुकाबला होगा। किन यून द्वंद्व मंच पर खड़ा हुआ और नीचे देखा। उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। यान यूं, वेई जुआनकुन, युआन यानियन, जियांग लैंग, जिनके पास प्रसिद्ध साउंड वेव मार्शल स्पिरिट थी। हुआ स्पिरिट मार्शल स्कूल के कई छात्र और शिक्षक यहाँ मौजूद थे। स्वर्गीय किन साम्राज्य के कई पुराने अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे जो जियो यू मेई की जय जयकार करने आए थे। जियो यू मेई की बड़ी बहन तियान किन की भावी राजकुमारी पत्नी थी, इसलिए उन्हें उसे प्राप्त करना था। यहाँ कई महत्वपूर्ण हस्तियां एकत्रित थीं। ये बहुत दुर्लभ था। मैं इस मार्शल प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मार्शल बॉडी के 5वें स्तर पर स्थित नकाबपोश व्यक्ति ने अद्भुत प्रगति की है। असाधारण प्रतिभा वाले सभी प्रतिभाशाली लोग उससे बुरी तरह हार गए हैं। जियो यू मेई की प्रतिभा जियो लैंग की तुलना में बहुत अधिक है। उसकी अपनी ताकत भी बहुत मजबूत है। वह नकाबपोश आदमी की लगातार जीत को समाप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। जियाओ यू मेई की मार्शल स्पिरिट बहुत रहस्यमयी है। उसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। इसके अलावा वह केवल 14 साल की है और मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर पहुंच चुकी है। जियो यू मेई यहाँ है, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। जो लोग चर्चा कर रहे थे वे तुरंत शांत हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा और जल्द ही एक जवान लड़की को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसने सफेद स्किन टाइट सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक स्लेटी रंग का मास्क लगा रखा था।
जियो यू मेई हमेशा नकाब पहने रहती थी, इसलिए सबको हैरानी नहीं हुई। लेकिन इस बार सब बहुत निराश हुए। सबको लगा था कि इतने बड़े मंच पर वह नकाब उतार देगी और सबका ध्यान उसी पर होगा। इससे भी मजेदार बात ये थी कि यह मुकाबला दो नकाबपोश लोगों के बीच था। हालांकि मुखौटे वाले पुरुष की पहचान बहुत रहस्यमय थी, जबकि मुखौटे वाली महिला प्रसिद्ध राजकुमारी यू मेई थी। जियो यू मेई पूरे रास्ते चली और स्काई रोवर और स्काई किंग के महत्वपूर्ण लोगों ने उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने उन्हें कोई चेहरा भी नहीं दिखाया, जिससे वे असहज महसूस कर रहे थे। किन जेंग फेंग भी उसका अभिवादन करने गया, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। वह बहुत ठंडी और अलग थलग दिख रही थी। दूसरों के लिए तो ये ठीक था, लेकिन किन जेंग फेंग तियानकिन का युवराज था, उसने उसे कोई महत्व भी नहीं दिया। किन जेंग फेंग केवल अजीब तरह से हंस सकते थे, लेकिन मन ही मन गुस्से में थे। जियाओ यू मेई आखिरकार युद्ध के मंच पर पहुंची। वह किन युन से 50 मीटर दूर थी। किन युन जियाओ यू मेई के बहुत करीब था और चकित था, क्योंकि वह जियाओ यू मेई की आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसके भीतर की क्यूई में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी सुंदर आंखें अटल थीं और उसकी भावनाओं में कोई उतार चढ़ाव देखना असंभव था। किन युन ने ठंडी सांस ली। 14 साल की एक लड़की जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं, उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। वह जियाओ युएलन से एक सिर छोटी है। उसकी आंखें जियाओ युएलन से बहुत मिलती जुलती हैं, जैसा कि एक सगी बहन से उम्मीद की जाती है। मुझे बस आश्चर्य है कि वह कैसी दिखती होगी। किन युन ने उन दोनों आंखों को देखा और खुद को थोड़ा सुकून देने के लिए दूसरी बातें सोचने लगा। उसने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि अगर वह हार भी गया तो कोई बात नहीं, वह अभी भी हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर अपनी साधना के साथ कोई भी उस पर हंसता नहीं था, क्योंकि वह इस स्तर पर पहुंच गया था। उनके पास केवल सम्मान था। इस मैच में जियाओ यू मेई का समर्थन करने वाले कई महत्वपूर्ण लोग थे। सभी को लगा कि उसने एक आध्यात्मिक उपकरण और साथ ही बड़ी मात्रा में शक्तिशाली स्पिरिट रून्स प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि वह खाली हाथ थी और तन कपड़े पहने हुए थी, इसलिए उसके लिए स्पिरिट आर्टिफैक्ट तावीज छिपाना असंभव था। इस प्रकार सभी को और भी यकीन हो गया कि जियो यू मेई की जीत पक्की है। सिर्फ उसके पास मौजूद भारी मात्रा में उपकरण और तावीज ही प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए काफी थे। किन युन ने आंखें बंद कर लीं और मुठियां भींच लीं। उसने खुद से कहा कि उसे इस द्वंद्व युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शुरू करना। जैसे ही रेफरी की चीख धीमी हुई, किन युन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने अपने सामने एक सफेद आकृति को चमकते हुए देखा। जियो यू मेई ने एक पल में 40 मीटर की छलांग लगाई और फिर मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। इस गति के कारण न केवल किन युन की अभिव्यक्ति भय से काफी बदल गई, बल्कि मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर के कई बुजुर्ग भी हिल गए। ये बहुत तेज था। जियो यू मेई के आने के बाद उसने किन युन पर मुक्का मारने के लिए अपनी नाजुक मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। भीड़ एक बार फिर चौंक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने किसी आत्मा की कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया था और वह नंगे हाथों से लड़ना चाहती थी। जब जियाओ यू मेई किन युन से कुछ मीटर दूर थी, उसने अपनी जेड जैसी मुट्ठी से उसे हल्का सा धक्का दिया। हवा का कोई झोंका नहीं आया, मानो एक अजीब सी शक्ति उस पर टूट पड़ी हो।